कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली आउटर सी का सफर शुरू कर चुका है, मगर अभी भी नेसेंट सोल के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। मीनवाइल हानली एक केव में सेटल हो गया। उसने कई सारे डिमोनिक कोर को रिफाइन करते हुए अपनी कल्टीवेशन को कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज से सीधे मिडिल स्टेज पर पहुंचा दिया, जिसके बाद हानली ने अपनी केव एक ईमानदार लड़की जिंग के हवाले कर दी थी और वो सीधे सीक्रेट ट्रेड मार्केट के लिए रवाना हो गया, ताकि यहाँ पर वो अपने ट्रेजर्स के बदले कुछ पावरफुल ट्रेजर ट्रेड कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि हानली आउटर सी के अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंच चुका है। उस जगह पर कई सारे रेसिडेंट्स बनाए गए थे, जहां पर डिमोनिक बीस्ट से बचने के लिए ह्यूमंस ने पनाह ली। वहां पर कई सारे ऐसे अनाथ बच्चे थे जिनके फैमिलीज को डिमोनिक बीस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हानली को तो ऐसे बच्चों के साथ एक अलग सी हमदर्दी थी। वहाँ का गाइड हानली को बताता है कि थोड़ी देर में कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स की मीटिंग होने वाली है, बस आप थोड़ा सा आराम कीजिए। जैसे ही मीटिंग शुरू होगी आपको इनवाइट किया जाएगा। तो हानली अपने रूम में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगा। इसका यूज करके हानली लोगों को अपना फेक फॉर्म दिखा सकता है। नेसेंट सोल के मिडिल लेवल और उसके ऊपर के स्टेज वाले पर्सन के अलावा कोई भी उसकी रियल पहचान देख नहीं पाएगा। इसलिए हानली कभी जैन, कभी मानहुजी, एल्डर वांग, जुआन को ऐसे अलग अलग फॉर्म्स ट्राई करने लगता है, मगर फाइनली उसने अपने ही ओल्डर वर्जन को सिलेक्ट किया। उतने में ही हानली को एक्सचेंज मीटिंग की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें उसे भी इनवाइट किया गया था। तो हानली तुरंत ही अपने रूम का डोर ओपन कर देता है और उसके सामने थी उसकी पुराने दोस्त वेन की बेटी सीयू। हानली को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी यहाँ पर कैसे पहुँच गई। वहीं पर वेन सीयू को हानली का ओल्डर फॉर्म नजर आ रहा था, जिसके चलते वो हानली को पहचान नहीं पाती। जिसके बाद वेन सीयू हानली को लेकर एक्सचेंज मीटिंग के लोकेशन पर पहुँच गई, जहाँ पर इस मार्केट का मास्टर यून टियानशा उसका वेलकम करता है। वेल, ये बंदा कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर था। वो सीयू से कहने लगा कि हमारे मेहमान को खुश रखना तुम्हारा काम है। तो सीयू ने जल्दी से हानली का हाथ पकड़ लिया और ये सब हानली को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। और फिर हानली उस मीटिंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर आए हुए मेहमान लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। ये सब देखकर हानली काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल्टीवेटर्स ऐसे प्लेजर्स में खुद को बर्बाद कैसे कर सकते हैं। इधर सीयू मास्टर टियानशाओ को देखते ही हानली के करीब जाने लगी। वो अपने मास्टर के दबाव में आकर ही हानली को रिझाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मीटिंग खत्म होने के बाद उसे अपने मास्टर से पनिशमेंट ना मिल पाए, मगर हानली ने तुरंत ही उसे दूर कर दिया। अब यहाँ पर वो मिस फैंग को भी देख पाता है, यानी कि यहाँ सब मेलोडी सेक्ट की ही लड़कियाँ थी, जो देखकर हानली के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इनकी सेक्ट लीडर जिलिंग कहाँ पर है। हानली को इतना तो समझ आ गया कि ये लोग जबरदस्ती यहाँ पर रखे गए हैं। और फिर उतने में यून टियानशा ने एक्सचेंज मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। सभी लोग उन्होंने हासिल किए हुए ट्रेजर्स को शो कर रहे थे, लेकिन हानली के हिसाब से ये सब बस मामूली से ट्रेजर्स हैं। उसने इन कल्टीवेटर्स को जरूरत से ज्यादा ही बहादुर समझ लिया था। और फिर हानली उन्हें अपने ट्रेजर्स शो करता है, जिन्होंने सभी के होश उड़ा दिए। वहाँ पर हम मिस्टर सन नाम के कल्टीवेटर को भी देख पाते हैं, जिसके ट्रेजर्स ने हानली का ध्यान खींच लिया था, क्योंकि उसके पास 8वें रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट की बोन थी और ऐसे 8वें रैंकिंग के बीस्ट की तलाश हानली को थी। इसलिए वो एल्डर सन से कहता है कि आपके पास 8वें रैंकिंग वाले बीस्ट की बोन है, यानी कि आपको उस बीस्ट की केव कहाँ पर है ये भी पता होगा। अगर आप मुझे बस उस केव का लोकेशन बता दो तो मेरे इस ट्रेजर में से आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो। जिस पर सन कहता है कि आपका ऑफर काफी ज्यादा टेम्पटिंग है, मगर ये बोन मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, इसलिए मैं आपको केव का लोकेशन नहीं बता पाऊंगा। जो सुनते ही हानली दिल ही दिल में सोचने लगा कि वाकई यहाँ आकर मैंने बस अपना वक्त जाया किया है। यहाँ से मुझे कोई ट्रेजर तो छोड़ो, केव का लोकेशन भी नहीं मिलने वाला। और उतने में सीयू से कहती सीनियर, शायद मैं आपको 8वीं रैंकिंग के बीस्ट की केव तक ले जा सकती हूँ। जो सुनते ही सभी लोग सीयू का मजाक उड़ाने लगे। वहीं पर मिस फैंग भी उसे डांटती हुई कह रही थी कि सीयू, ये सीनियर कल्टीवेटर्स की मीटिंग है, इसे तुम बेवजह इंटरप्ट मत करो। लेकिन सीयू हानली को बताने लगी कि मुझे उस बीस्ट का लोकेशन पता है, मैं भला आपसे बेवजह झूठ क्यों बोलूंगी। तो हानली कहता है ठीक है, मैं इस लड़की की बात पूरी सुनना चाहूंगा। तो सीयू से बताती है कि कुछ दिनों पहले मैं एक विंड ब्रेक डीमन का शिकार होने वाली थी, और ऐसे डिमोनिक बीस्ट हमेशा अपने अडल्ट बीस्ट ड्रेस के साथ ही रहा करते हैं। हानली को भी पता था कि विंड ब्रेक बीस्ट विंग्स वाले बीस्ट के साथ ही रहा करते हैं, यानी कि ऐसे बीस्ट जिनके पास पावरफुल विंग्स के साथ साथ शेप शिफ्ट करने की एबिलिटी है। तो इन्हीं बीस्ट की केव के पास डीमनी को ग्रास मिलने के चांसेस थे। उतने में सीयू से कहती कि सीनियर, अगर आप मेरी एक
विश पूरी करो तो मैं खुद आपको उस केव तक ले जा सकती हूँ। सीयू की इस बात पर तो यून टियानशाओ काफी ज्यादा भड़क जाता है, मगर फिर भी सीयू हानली के सामने रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे इस जहन्नुम से आजाद कीजिए और मैं आपको उस केव तक ले जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा शॉक हो गयी। वहीं पर यून टियानशाओ कहता है कि सीयू, क्या तुमने इस जगह को जहन्नुम बोला? हाँ, तुमने यही बोला था। देखो, अभी तक तो मैंने तुम सभी लड़कियों को काफी अच्छे से ट्रीट किया है, इसलिए मैं ये तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ करता हूँ, मगर आइंदा से सोच समझकर अपना मुंह खोलना। उतने में हानली कहता है, मेरे दोस्त, ये लड़की चाहती है कि मैं इसे यहाँ से बाहर ले जाऊँ, तो हमने एटलीस्ट इसकी बात तो सुन ही लेनी चाहिए। अब हानली की बातें सुनते ही वो सभी लोग समझ गए थे कि अब यहाँ पर मसला होगा। इधर यून टियानशाओ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हानली से माफी मांगने लगा। वो कह रहा था कि कल्टीवेशन करने से इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तो ये पागलों जैसी बकवास कर रही। मगर कोई नहीं, मैं ऐसे लड़कियों को लाइन पर लाना अच्छे से जानता हूँ। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को सीयू की स्पिरिचुअल पावर को सील करके उसे कन्फाइन करने का हुक्म देता है। मगर उसी वक्त हानली ने उन सर्वेंट्स को रुकने का इशारा कर दिया। वो यून टियानशाओ से कहने लगा कि इस लड़की के पास केव का लोकेशन है, तो तुम इसे मेरे साथ जाने दो और बदले में ये सारा ट्रेजर तुम रख सकते हो। दरअसल ये डील टियानशाओ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद थी, लेकिन वो कहता है कि यहाँ से अगर सीयू गई तो बाकी की लड़कियां भी बगावत पर उतर आएगी। अगर ये सब यहाँ से 1 बाय 1 चली गई फिर तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा ना। माफ कीजिए, लेकिन मैं अपने बिजनेस को बंद नहीं करना चाहता, तो क्यों ना हम एक दूसरा काम करें। इस लड़की से लोकेशन उगलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप बस उस केव की फिक्र करें और इस लड़की को तहजीब मैं सिखा दूंगा। जिस पर हानली कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, और फिर हानली अपनी सीट से उठकर सेंटर में आ जाता है। वो कह रहा था कि ये लड़की चाहती है कि मैं इसे यहाँ से आजाद करूँ, तो अब तुम बताओ मैं इसकी बात कैसे टालूंगा। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, लेकिन इस बंदी ने बस मुझसे ही मदद मांगी, इसलिए मैं इसे मना नहीं कर सकता। जिस पर टियानशाओ कहता है कि छलांग लगाने से पहले दूरी का अंदाजा लगा लेना चाहिए। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऑफर को ठुकरा दिया। और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हॉल में मौजूद कई सारे स्पीयर्स को हानली पर पॉइंट कर देता है, और फिर उसके एक ही इशारे पर वो सारे स्पीयर्स हानली पर अटैक करने लगे। मगर किसी एक स्पीयर की जरूरत नहीं होती कि वो उसे टच कर पाए। जिसके बाद हानली स्माइल करते हुए उन सारे स्पीयर्स को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देता है। उनमें से कुछ स्पीयर तो टियानशाओ पर भी थ्रो हो चुके थे, और अब हानली ने अपनी लाइटनिंग सोर्ड को समन कर लिया। उन शानदार सोर्ड के सेट को देखकर ही वहाँ मौजूद लोगों के पसीने छूट गए, और फिर हानली की सोर्ड्स ने सीधा उस बंदे को वहाँ की दीवार पर हिट कर दिया। साथ ही कुछ तलवारें तो उसके पास जाकर धस गई थी, और उनमें से कुछ तलवारें हानली के पीछे जाकर तैनात हो गई। इधर यून टियानशाओ घायल होकर नीचे पटक गया था। वो कहता है कि अगर तुम इस बंदी को यहाँ से ले जाओगी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, और उसकी यही खोखली धमकी हानली को खटक गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते उस बंदे को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिससे टियानशाओ को गजब का दर्द हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी की इतने सालों में भी ऐसी पेन आज तक विटनेस नहीं की थी, और अब उसे एक विजन नजर आता है जहाँ पर हानली अपनी बैम्बू सोर्ड से माउंटेन को चीरते हुए उसके सामने अपनी सोर्ड लेकर बस उसे अपना रौब दिखा रहा था। उसका ऐसा फॉर्म देखते ही टियानशाओ तो डर के मारे थर-थर कांपते हुए पीछे हटने लगा। हानली के सामने तो वो बंदा बस किसी रेंगते हुए कीड़े जैसा नजर आ रहा था, और तभी हानली उसे गुस्से में शांत रहने का हुक्म देता है। हानली के बस इस हेवी प्रेशर से टियानशाओ इंटरनली बुरी तरह से घायल हो चुका था। वहीं पर हम दूसरे कल्टीवेटर्स को भी देख पाते हैं, जो कि हानली का कहर देखते ही लड़कियों से दूर हो गए। और अब हानली टियानशाओ से कहता है कि मैं इस लड़की को डेफिनेटली यहाँ से ले जाने वाला हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि मेरे सामने कोई धमकियाँ नहीं चलने वाली, वरना मैं अपसेट हो जाऊंगा और फिर ये जगह थोड़ी देर में एक जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी। साथ ही वो अपने सोर्ड की ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पर अपना डोमिनेंस भी शो करता है। अब वहाँ किसी माइकेलाल में हिम्मत नहीं थी कि वो हानली के खिलाफ एक भी लफ्ज बोल पाए, और वाकई गाइस ये सीन कमाल का था। अब हानली वहाँ से कल्टीवेटर की कॉपर शीट कलेक्ट करके कहने लगा कि मैं ये आपके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो उस बंदे ने भी हानली से एक डिमोनिक कोर कलेक्ट कर ली। साथ ही हानली ने अपने कुछ ट्रेजर टियानशाओ के पास भी फेंक दिए थे। वो कहता है कि मैं तुम्हारी फीमेल कल्टीवेटर को यूं फ्री में तो नहीं ले जाऊंगा। वो क्या है ना, मुझे अपनी पावर्स का शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सारे ट्रेजर तुम अपने पास रखो, और मैंने इसके बदले में इस बच्ची की आजादी खरीद ली है। हाँ, वो दोनों वहाँ से जा ही रही थी कि तभी मिस फैंग कहती सीनियर, कुछ महीने पहले ही हमें एक एंशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन मिला है, अगर हम उसे रिपेयर कर पाए तो हम लोग इनर सी ऑफ स्टार्स में पहुंच जाएंगे। बस उसके लिए हमें एक आखिरी मटेरियल की जरूरत है, जिसे फैंटाजम स्टोन के नाम से भी जाना जाता। तो मटेरियल हम लोग काफी मुश्किल से अरेंज कर पाए। दरअसल पफी क्लाउड सेक्ट का लीडर
पर मियाओ हमें वो मटेरियल देगा, लेकिन उसे बदले में सीयू चाहिए। तो अगर उस मटेरियल को हासिल करने में आप हमारी मदद करो तो फिर आप सीयू को बेझिझक यहाँ से ले जा सकते हो। जिस पर हानली कहता है कि सीयू की कीमत तो ऑलरेडी मैंने तुम्हारे मास्टर को पे कर दी, और रही बात तुम्हारे इस डील की तो मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं, और ना ही मैं वेला हूँ जो यहाँ पर समय बर्बाद करूंगा। जिसके बाद वो सीयू को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ही हानली सीयू को लेकर अपने केव में पहुँच जाता है। वो उसे बता रहा था कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा मात्रा में नहीं है, मगर फिर भी ये कल्टीवेशन के लिए एक बेस्ट प्लेस साबित होगी। साथ ही यहाँ आते हुए रास्ते में ही मैंने तुम पर लगाया हुआ ट्रेसिंग मैजिक मार्क भी हटा दिया है। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि वो लोग तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तुम इस केव में आराम से रह सकती हो। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। इधर वेंसी सोचती कि मैंने क्या कर दिया, ये बंदा तो काफी ज्यादा बुढ़ा है और अब मुझे इसके साथ पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तभी हानली उससे पूछता है तुम क्या सोच रही हो, जिस पर वो कहती ना सीनियर, जब भी आप रेडी हो जाओ मुझे बुला लेना। तो हानली को शक हो गया कि कहीं ये कुछ गलत बातें तो नहीं सोच रही, और इससे तो अब हानली को भी हंसी आ रही थी। जिसके बाद हानली उस बंदे से हासिल की हुई कॉपर शीट को चेक करने लगा। हानली को याद आता है कि ऐसे कैरेक्टर उसने चीज सप्रेसिंग आर्ट के मैनुअल पर देखे हुए थे। ये कैरेक्टर्स दिखने में सेम तो थे, मगर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तब हानली ने उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर इन्फ्यूज कर दी, जिसके चलते उसके सामने टोटल 36 जेस्चर क्रिएट हो गए। जिससे हानली को पता चला कि डिमोनिक बीस्ट जब बॉर्न हुए थे तब शायद उनके पास कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद नहीं थी। तो शायद इन हाई डिमोनिक बीस्ट ने खुद की कल्टीवेशन मेथड को क्रिएट किया होगा, और ये सारी 36 जेस्चर उसी कल्टीवेशन मेथड को रिप्रेजेंट करते थे। हानली सोचता है कि अगर मैंने इन डिमोनिक बीस्ट की कल्टीवेशन मेथड का यूज किया तो पता नहीं मेरे माइंड पर इसका कैसा असर पड़ेगा। वैसे तो मेरे पास कई सारी हाई लेवल की कल्टीवेशन मेथड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे स्पेशल डार्क मून आर्ट्स है, जिसे मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। इसलिए फिलहाल तो इस मेथड का यूज करना कोई मतलब नहीं बनता। जिसके बाद हानली उस कॉपर शीट को अपनी स्टोरेज बैग में वापस रखकर सीधे सीयू से मिलने पहुंच गया। वो देखता है कि सीयू ने उस केव को काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। वो कह रही थी सीनियर, इस जगह को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, अगर आपको कुछ और बदलाव चाहिए तो बस मुझे हुक्म कर दीजिए। जिस पर हानली कहने लगा कि इस जगह को मेरे लिए डेकोरेट करने की कोई जरूरत नहीं, ये केव तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। साथ ही साथ हानली ने उसे एक फॉर्मेशन भी दे दिया था ताकि वो इस केव में महफूज रह पाए। हालांकि सीयू इस तोहफे को लेने से मना कर रही थी। वो कहती कि आपने मुझे आजाद किया, रहने के लिए एक जगह दी, तो मैं आपसे एक और तोहफा नहीं ले सकती। उल्टा मैंने ही अब आपके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हानली कहते पता नहीं तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, देखो मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पार्टनर नहीं बना सकता, और वैसे भी मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की एज का हूँ, इसलिए ये मत सोचो कि मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाऊंगा। जो सुनते ही सीयू काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती सीनियर, मिस फैंग ने जिस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की बात की थी वो वाकई में एग्जिस्ट करता है। अगर हमने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया तो हम वापस से इनर सी में जा पाएंगे। तो हानली उससे पूछने लगा कि बताओ इनर सी में तुम किसके पास जाना चाहती हो। तो सीयू जवाब देते हुए बताने लगी कि मैं मेरी सेक्ट लीडर जीलिंग और सीनियर हानली के लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। पता नहीं वो दोनों जंग के इस माहौल में किस हालात में होंगे। हानली तो ये सुनकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि सीयू अभी भी उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करती है। वो उससे पूछ रहा था कि मेलोडियस सेक्ट तो इनर सी में मौजूद है, फिर तुम लोग यहाँ पर आउटर सी में कैसे पहुँच गए। तो सीयू उसे बताने लगी कि कुछ सालों पहले जब वॉइड हेवन हॉल ओपन हुआ था तब हमारी सेक्ट लीडर जीलिंग ग्रैंड एल्डर जिनकुई के साथ कुछ हब कलेक्ट करने वहाँ गई, और उनकी जाति डिमोनिक सेक्ट के कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स हमारे सेक्ट में पहुँच गए। हमारा मेलोडियस सेक्ट पूरी तरह से उनके कंट्रोल में चला गया। मिस फैंग को भी उन लोगों ने काफी ज्यादा ब्लैकमेल किया था, और फिर हमें हेवनली स्टार सिटी के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके जबरदस्ती यहाँ भेज दिया गया, जिसके तुरंत बाद स्टारफॉल कोalition और स्टार पैलेस के दरमियान जंग शुरू हो गई, और तब से लेकर हम यहीं पर फंसे हुए हैं। इन कुछ सालों में हमारी कई सारी फीमेल कल्टीवेटर्स गायब हो गई। मिस फैंग ने हमें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो इतनी स्ट्रांग नहीं कि उन लोगों का मुकाबला कर पाए। ये सब सुनकर हानली काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो सोचता है कि डिमोनिक सेक्ट के लोग स्टार सिटी में बस मेलोडियस सेक्ट को कैप्चर करने आए थे, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर से मेलोडियस सेक्ट का कोई सीक्रेट है, और उसे जानने के लिए डिमोनिक सेक्ट ने इतनी बड़ी साजिश रची। जिसके बाद सीयू से उस डिमोनिक बीस्ट की केव का लोकेशन पूछने लगा, तो सीयू उसे विंड ब्रेकर बीस्ट के बच्चे का ट्रैक दिखा देती है। वेल, इसका लोकेशन था वंडर्स डेप्थ आइलैंड के ब्लैक स्टोन सिटी में। हानली को कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि ये सिटी तो बीस्ट
बीस्टली टाइड की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। शायद इसी बीस्ट ने उस सिटी को बर्बाद किया होगा। तभी सीयू से बताने लगी कि ब्लैकस्टोन सिटी पर अब डिमोनिक बीस्ट रूल करते हैं, इसलिए प्लीज आप वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना। जिस पर हानली कहता है, बच्ची मैं वो दाव कभी नहीं खेलता जिसमें बाजी मेरे हाथ से निकल जाए, इसलिए तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। और हाँ, ये मेरी केव तुम्हारे उस मार्केट से काफी ज्यादा दूर है, तो टियानशाओ यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखो। यहाँ पर 20-30 सालों तक लगातार कल्टीवेट करना, इससे तुम आसानी से कोर फॉर्मेशन पर पहुँच जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास काफी अच्छे स्पिरिचुअल रूट्स हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करके कोर को फॉर्म कर लो। और आखिरी बात, मेरे बारे में कभी किसी के सामने जिक्र मत करना। ये सुनते ही सीयू को हानली की याद आई। दरअसल हानली ने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करने की वजह से सीयू से पहचान नहीं पा रही थी, मगर अब हानली का बर्ताव और उसकी बातें सुनकर वो तुरंत ही समझ गई कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसकी सीनियर हानली है, इसलिए वो उसे सीनियर कह के आवाज देकर उसके सामने नील करने लगी। साथ ही वो अपना सिर भी झुकाने ही वाली थी, मगर हानली अपनी पावर्स का यूज करके उसे रोक लेता है। कोई भी लड़की हानली के सामने नील करे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इधर सीयू भी रोते हुए उठ गई। वो कहने लगी, सीनियर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको पहले से ही जानती हूँ। जैसे मेरा मिस जिलिंग और मेरे फादर के साथ बॉन्ड था, वैसे ही मुझे आपके साथ भी कनेक्शन फील हो रहा है। बचपन से ही कुछ स्पेशल लोगों ने मेरी मदद की थी, और आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बेरहम दुनिया में हमारे जैसे बदनसीबों के लिए भी उम्मीद है। आगे फ्यूचर में मैं भी आपके जैसी ही बनना चाहूंगी, ताकि आगे चलकर मैं भी जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाऊँ। सीनियर, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जिसके बाद वो हानली को अपना पुराना फॉर्म भी शो करती है। भले ही उसने हानली को एक क्लियरली बताया नहीं था कि उसने उसे पहचान लिया है, मगर ये बात हानली भी समझ चुका था कि चाहे वो कितने भी फॉर्म्स क्यों न बदल ले, सीयू उसे जरूर से पहचान लेगी। जिसके बाद हानली उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर सीयू काफी ज्यादा खुश थी कि वो अपने सीनियर हानली से मिल पाई। अब हमें सीधा 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम बर्बाद पड़ी हुई ब्लैकस्टोन सिटी को देख पाते हैं। वेल, अब इस सिटी पर पावरफुल डिमोनिक बीस्ट रूल करते हैं, और इन्हीं डीमंस के दरमियान हानली पहुंच चुका था। उसे तो इस शहर की हालत देखकर ही यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पुरानी ब्लैकस्टोन सिटी है, जहाँ पर कुछ सालों पहले बस रौनक ही रौनक थी। साथ ही साथ फेंगजी का इंच गोल्ड पवेलियन भी वीरान पड़ा था, और वहीं पर हानली को विंड ब्रेकर बीस्ट का बच्चा नजर आया, जो कि उसी गोल्ड पवेलियन के सामने खेल रहा था। ये वही पवेलियन है जहाँ पर हानली की फेंगजी से मुलाकात हुई थी, और तभी वहाँ मुझे डिमोनिक बीस्ट की हानली पर नजर पड़ी, मगर हानली जल्दी से छुप जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ डिमोनिक बीस्ट भी तैनात थे, तो हानली अपने एक स्पिरिचुअल प्लांट को शो करके उसमें से एक डिमोनिक बीस्ट को अपनी तरफ बुला लेता है। हानली ने उस डिमोनिक बीस्ट को उसके साथियों से अलग करते हुए उस पर एक स्नेक अटैक कर दिया था, और अब थोड़ी देर में हम वहाँ पर एक और बीस्ट को देख पाते हैं, जो कि अपने हाथ पाँव को एडजस्ट कर रहा था, और ये है चौथी रैंकिंग का डिमोनिक बीस्ट हानली। दरअसल यहाँ पर हानली ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया था, जिसके बाद वो भी वहाँ मौजूद डिमोनिक बीस्ट में शामिल होने चला गया। अब वहाँ पर हम 2 डिमोनिक बीस्ट को डिस्कशन करते हुए देख पाते हैं। एक बीस्ट कह रहा था कि जल्द ही हमारा नया किंग राजगद्दी पर बैठने वाला है, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा। जिस पर वो दूसरा बीस्ट कहते हैं, ना मुझे तो इसमें जरा भी खुशी नहीं हो रही। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि हमारा पुराना राजा द थंडर रॉक काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर वो पहला डीमन ये मानने के लिए तैयारी नहीं होता, इसलिए वो किसी तीसरे डीमन से उसकी राय पूछने लगे, और उन्हें सवाल पूछने के लिए हानली ही मिलना चाहिए था क्या। वो उससे उनकी भाषा में पूछ रहे थे कि बताओ नया राजा पावरफुल है या फिर पुराना, मगर हानली को तो बस क्याओ क्याओ की आवाज ही सुनाई दे रही थी, इसलिए वो भी जवाब के तौर पर क्याओ 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 करने लगा। जो देखो डीमन उसे अपनी भाषा में कह रहा था कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ और तुम हो कि परिंदे जैसे काव काव कर रहे हैं। और तभी वो दूसरा डीमन कहता है, अरे छोड़ो यार, कौन पावरफुल है और कौन कमजोर है ये हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अब वो लोग सीधे पवेलियन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हानली भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। हानली इतना तो समझ गया था कि ये डीमंस पावरफुल तो बहुत है, मगर अकल के नाम पर इनके दिमाग में भूसा भरा था। अब थोड़ी देर में ये लोग पवेलियन के बाहर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर भी इन्हें बड़े ही अजीब तरीके से अपने पंख शेक करते हुए अपना स्पीयर जमीन पर ठोककर दिखाना था, तभी जाकर इन्हें पवेलियन में एंट्री मिलेगी। तो हानली भी फटाफट से इन डीमंस के मूवमेंट को कॉपी कर साबित कर देता है कि वो भी उन्हीं में से एक है। जिसके बाद हानली को पवेलियन में एंट्री मिल चुकी थी। यहाँ पर वो कुछ डीमंस को एक एरी का यूज करते हुए देख लेता है, तो हानली भी उस एरी पर चला गया। यहाँ पर उसे बस जल्दी से उस डीमन इको
वो ग्रास को लेकर भागना था। तो अब वो दोबारा से वैसी अजीब तरीके से अपने पंख फड़फड़ाते हुए सारी को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वो उस केव की बेसमेंट की तरफ रवाना हो गया। ये जगह अंडरग्राउंड होकर भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। साथ ही वहाँ पर हम एक डीमन बेबी को देख पाते हैं, जो कि वहाँ के पॉन्ड में मस्ती कर रहा था और उसी के पास हानली को ग्रास नजर आई, जिसे हासिल करने के लिए हानली ने इतनी बड़ी रिस्क उठाई थी। इसलिए वो धीरे धीरे करके उस जगह पर अपने फॉर्मेशन फ्लैग सेटअप करने लगा। उसने नोटिस किया कि ये पॉन्ड क्रिस्टल क्लियर होने के बावजूद भी हानली उसका बॉटम देख नहीं पा रहा था। इनफैक्ट यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा भी हद से ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग थी। शायद इसी वजह से 8वें रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट ने इसी जगह पर अपना अड्डा बनाया। वो दिल में ही उस डिमोनिक बच्चे से कहने लगा कि बस एकदम शांत रहो, मुझे बस उस ग्रास को लेना है और फिर मैं तुरंत ही दफा हो जाऊंगा। मगर तभी उस बच्चे ने हानली को देख लिया तो हानली भी उसे प्यार से कुक्कू कुक्कू बोलकर बहलाने लगा, जो कि काफी ज्यादा फनी सीन था। और तभी वो बच्चा हानली को अपनी भाषा में बताने लगा कि जरा इस ग्रास को देखो, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। पता है मैंने इसे अपने हाथों से प्लांट किया था, ये मेरी सबसे स्पेशल हर्ब है। मगर हानली को तो घंटा समझ नहीं आता कि ये बच्चा आखिर बोल क्या रहा है, इसलिए उसने अपने ब्लेड से तुरंत ही उस ग्रास को काट दिया। तो फाइनली वो डीमनी को ग्रास हानली के कब्जे में आ चुकी थी। मगर उस ग्रास के कटने से ही उस बच्चे ने अपने पाँव पटक पटक कर रोना शुरू कर दिया। हानली को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो इस बच्चे का रोना बंद कैसे करेगा। और उतने में ही हानली को एक बहुत ही डरावनी सी डिमोनिक आवाज आई, इसलिए वो जल्दी से अपनी बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड को बाहर निकाल कर अटैक के लिए तैयार हो गया। और डिमोनिक आवाज उससे कह रही थी कि तुम इतने बड़े होकर भी एक छोटे से बच्चे को बुली कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो यार। हानली को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी सेलेस्टियल बीड को भी कंज्यूम कर लिया ताकि उसकी पावर्स में इजाफा हो जाए। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि अब उसे किसका मुकाबला करना होगा। और उतने में वो बंदा उसके सामने आ जाता है। वो कह रहा था कि बिना इजाजत दूसरों के घर में घुसना बहुत बुरी बात है, एटलीस्ट तुमने मुझे हाय हेलो तो बोलना ही चाहिए था। वेल ये है हानली का वाइन वाला फ्रेंड फिंगजी। इधर वो बीस जोर जोर से रो रहा था। तभी फिंगजी कहता है चुप हो जाओ, देखो तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। और फिर वो हानली से कहता है ये लो, एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो गई, ये जरूर से हमारी किस्मत में लिखा होगा। तो हानली भी फिंगजी को देखकर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था सीनियर मेरे यहाँ आए बस 5 मिनट हुए और आपने इतनी जल्दी मुझे पकड़ भी लिया। जिस पर फिंगजी हंसते हुए कहने लगा कि सच बताओ तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक गजब की है, मगर मैंने इतने सालों में काफी अच्छी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस की और उसी की बदौलत मैं तुम्हें पहचान पाया, वरना तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करना मेरे बस की बात नहीं थी। इधर हानली सोचता है कि ये बंदा खुद 8वीं रैंकिंग का डिमोनिक बीस्ट है, अगर हमारे दरमियान फाइट हुई तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी इसके खिलाफ सेलेस्टियल आइस फ्लेम का यूज करना पड़ेगा। और तभी फिंगजी वहाँ से गायब होकर सीधे हानली की सोड पकड़ लेता है। साथ ही उसने हानली की सोड भी उससे छीन ली थी, और वो भी हानली को कुछ रियलाइज होने से पहले। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। यानी कि अगर इस बंदे ने गलती से भी हानली पर अटैक किया तो कुछ समझने से पहले ही हानली जन्नत में पहुंच जाएगा। अब फिंगजी कह रहा था वाह ये सोड तो कमाल की है, मेरे ख्याल से यही तुम्हारा नेटल मैजिक ट्रेजर होगा, तुमने तो इसे काफी अच्छे से रिफाइन किया है। खैर अभी सोर्ड्स तुम रख दो, इन्हें मुझ पर पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा ड्रिंकिंग पार्टनर हूँ तो तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। जो सुनते ही हानली ने अपनी सारी सोर्ड्स को अपने स्टोरेज बैग में कलेक्ट कर लिया। फिंगजी उससे कह रहा था कि मुझे स्मार्ट लोगों से बात करना काफी ज्यादा पसंद है, शायद पहला मैंने कभी भी तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो मेरा नाम है फिंगजी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना रियल नाम बताओ। तो हानली भी उसे ग्रीट करके अपना नाम ली फेयू बता देता है। तो फिंगजी उससे कहता है ली फेयू, इस सिटी में आने के बाद यहाँ पर तुम्हें काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा होगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, मैं आज तुम्हें इस ब्लैकस्टोन सिटी की सैर कराता हूँ। इधर हानली तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर फिंगजी ने उसे खत्म क्यों नहीं किया। आफ्टर ऑल वो उसकी टेरिटरी में बिना इजाजत घुस गया था। तो फिंगजी के इंसिस्ट करने पर हानली उसे फॉलो करने लगता है। वहाँ पर अब बस डीमंस का राज था। उसमें से एक डीमन तो हानली से पूछता है कि तुम्हारी जंजीरें कहाँ पर हैं। खैर हानली को समझ नहीं आता कि ये डीमन उससे पूछ कर रहा। तभी फिंगजी उस डीमन को बताता है कि इनसे पोलाइटली बात करो, ये मेरा दोस्त है। साथ ही साथ वो हानली को भी समझा रहा था कि डीमंस और ह्यूमंस के दरमियान सदियों से दुश्मनी है, इसलिए तुम्हें अपने खिलाफ डीमंस के स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन डीमंस की बातों पर बिल्कुल तवज्जो मत दो। वेल ये है वंडरस डेप्थ आइलैंड, यहाँ पर कई सारी प्रजातियों के डिमोनिक बीस्ट पाए जाते हैं, मगर हमारे फेदर रेस के डीमंस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि हमें कभी भी कोई प्रॉपर घर मिला ही नहीं जहाँ पर हम
हम अच्छे से सेटल हो पाए। यहाँ पर हानली देखता है कि डीमन रेस भी सेम टू सेम इंसानों जैसी कम्युनिटी में सेटल हो गई है। हानली कह रहा था कि ये आइलैंड स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर है और साथ ही साथ यहाँ से टेलीपोर्टेशन भी किया जा सकता। शायद इसी वजह से आपने इस जगह को सिलेक्ट किया। जो सुनकर फिंजी कहता है, वाह ली फेव, तुम्हारा अंदाजा तो कमाल का है। अब मुझे यकीन होता जा रहा कि मैंने गलत घोड़े पर इन्वेस्ट नहीं किया था। जिसके बाद वो हानली को लेकर एक हॉल में पहुंच गया। साथ ही साथ उस पूरी जगह पर सायरन बजने लगे थे, जिसे सुनते ही सभी डिमोनिक बीस्ट उस हॉल की तरफ रवाना होने लगे। वहीं पर फिंजी हानली को बता रहा था कि मैं कई सालों से इनर सी में रहता आया हूँ और मुझे देखकर ताज्जुब होता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान बस थोड़ी सी कल्टीवेशन और एक्सटर्नल मटेरियल का यूज करके हमारे डीमन क्लैन को कितनी आसानी से हरा सकते हैं। जबकि देखा जाए तो डीमन क्लैन के पास गॉड गिफ्टेड पावर्स है, मगर फिर भी 10,000 सालों से तुम लोगों ने डीमंस पर डोमिनेट किया। बताओ तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या होंगी? आखिर ह्यूमंस कमजोर होकर भी इस दुनिया पर राज क्यों करते आए? जिस पर हानली कहने लगा कि सीनियर मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब क्या है। तो फिंजी उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि ह्यूमंस और डीमंस का दिमाग और उनकी समझ अलग है। हम अलग अलग कल्टीवेशन पाथ को फॉलो करते, भले लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल ही क्यों ना हो, हमारा उसे देखने का नजरिया अलग होता है। और अब फिंजी उस हॉल में आगे बढ़ता है। सभी डीमंस उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर उसकी फेदर रेस की एक बहुत बड़ी आर्मी भी मौजूद थी। जिसके बाद फिंजी एक फ्लोटिंग डायस पर जाके उन सभी डीमंस को एड्रेस करने लगा। वो कहता है कि हम फेदर रेस के डीमन पैदा होने के बाद ही हमारा अधिकार है फ्लाई करना, आसमान में ऊंची उड़ानें भरना। ये धरती हमें एक जगह पर बांध नहीं सकती, ना ही समंदर हमें रोक सकता है। हम हवा से बातें करते और वहीं पर रूल करते, यानी कि हम इस आसमान के मास्टर्स हैं। जो सुनकर वो डीमंस उसे चीयर्स करने लगे। फेंगजी कह रहा था कि पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे हम अलग हो गए, पूरी दुनिया में बिखर गए, लेकिन अब हमें हमारा घर मिल चुका है। चाहे फिर वो फ्लड ड्रैगन की रेस हो या फिर सी डीमन बीस्ट हो, हम सभी को हमारा किंगडम मिल चुका है। और फिर अचानक से वो पूरी जगह शेक होने लगी। जिसके बाद वहाँ पर एक विशाल जायंट स्टेचू बाहर आ जाता है, जो कि था द थंडर रॉक का, यानी कि इन डीमंस के पहले राजा का। उस स्टैचू को देखते ही सभी डीमंस खुशी से झूम उठे और हानली को समझ नहीं आ रहा था कि वो फिलहाल यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। इधर फिंजी अपनी रेस को बता रहा था कि हजारों सालों से हम क्योटिक स्टार्स में गुलामों जैसे रहते आए, मगर अब वक्त आ चुका है कि हम अपना अधिकार छीन ले और इस काम में विंड एंड थंडर हमारा साथ देंगे। जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा है, हम तब तक अपनी ग्लोरी को हासिल करने के लिए फाइट करेंगे। जिसके बाद फिंजी अपना ब्लड एसेंस निकाल कर थंडर रॉक पर उसका अभिषेक करता है। तो सभी डीमंस भी अपना ब्लड सैक्रिफाइस करके ये कसम खाने लगे कि इस जंग में वो फिंजी का मरते दम तक साथ देंगे। जो काम थंडर रॉक कभी नहीं कर पाया वो फिंजी ने कर दिखाया था। उसने अपने इरादे जाहिर करते हुए सभी डीमंस का दिल जीत लिया। अब सेरेमनी खत्म होते ही फिंजी हानली के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि तुम तो बड़े ही सही टाइम पर यहाँ आ गए। आज ही हमने अपने अल्टर को पब्लिक करना था। आज के बाद ये प्लेस ऑफिशियली दूसरी दुनिया से रिकनेक्ट हो जाएगा। बस एक बार ये प्रोसेस पूरी हो जाए, फिर चाहे किसी भी रेस के डीमन हो या इंसान, हम उन्हें चुनने का मौका देंगे। अगर उन्होंने हमारे फेदर रेस को एक्सेप्ट किया तो हम खुद उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो हमारी दुनिया का एक हिस्सा बन सकते हैं। और तुम तो पहले से ही मेरे दोस्त हो। जिसके बाद वो हानली की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, मगर उससे हाथ मिलाना या नहीं इसके बारे में हानली श्योर नहीं था। वो कहता है सीनियर, आप सिर्फ मुझे अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, बल्कि आपका कुछ और भी मकसद है। जो सुनते ही फिंजी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हानली कहता है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा, आप सिर्फ फेदर रेस के डीमन को रिवाइटलाइज नहीं करना चाहते, बल्कि आपको पूरी डीमन रेस का किंग बनना है। इस पर फिंजी खामोश हो गया, क्योंकि हानली ने उसके इरादे समझ लिए थे। वो कहता है सीनियर, ऐसा मान के चलो कि आपने डीमन रेस को यूनाइट करके आप उनके राजा बन गए, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके बाद सी ऑफ क्योटिक स्टार्स का क्या होगा और यहाँ की ह्यूमन रेस का क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप उनके साथ क्या करोगे? जिस पर फिंजी कहता है लीफ यू, अब मैं तुम्हें जहाँ ले जाने वाला हूँ, शायद तुम्हें वहाँ जाने के बाद अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद ये लोग एक अलग हिस्से में पहुँच गए। फिंजी हानली को बता रहा था कि समंदर के डीमंस और इंसानों में पुरानी दुश्मनी है। दरअसल इंसानों ने समंदर के सबसे पावरफुल बीस्ट सुआन को खत्म किया था, जिसके पास ढेर सारी पावर्स और आगे बढ़ने की पोटेंशियल थी। ह्यूमन रेस तो सभी सी बीस्ट को मारना चाहती थी, मगर मैंने बीच में इंटरफेयर करके उनमें सुलह करवाया। मुझे पता था कि अगर मैं इन ह्यूमंस को अकेला छोड़ दूं तो सी बीस्ट इन्हें खत्म कर देंगे, इसलिए मैंने ह्यूमन रेस को मेरे घर में पनाह दी। वो यहाँ पर आ रहा
आराम से रह सकते हैं, बस उन्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि एलिक्सर्स बनाना, वेपन्स को रिफाइन करना और व्यापार करना। इंसानों के अलावा कोई और इन कामों को अच्छे से कर नहीं सकता, और यहाँ मौजूद हर एक शख्स के पास कोई न कोई यूनिक एबिलिटी है। साथ ही यहाँ रहने वाली ह्यूमन रेस को रियलाइज हो गया है कि उन पर समंदर के बीच अटैक नहीं कर पाएंगे, हमारे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। खैर फिलहाल तो मेरी पावर्स लिमिटेड हैं, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सारी रेसेस एग्जिस्ट कर पाए। यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, चाहे फिर वो पावरफुल डिमोनिक रेस हो या फिर ह्यूमन कल्टीवेटर्स हो, उन दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा। जिस पर हार्ली कहते हैं सीनियर, अगर सच बताओ तो इंसान और डीमंस में कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग या फिर डीमंस रहते हैं उनमें बस स्ट्रगल है ताकि वो खुद को बेहतर बना पाए। हजारों सालों पहले पूरे सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में डीमंस का राज था, तब तो ह्यूमंस यहाँ आए भी नहीं थे, और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तब भी डीमंस आपस में झगड़े करते होंगे। अगर एक घर में कई सारे बर्तन हैं तो आपस में जरूर टकराएंगे, इसलिए मैं नहीं मानता कि ह्यूमंस और डीमंस पुराने दुश्मन हैं। बस बात तो इतनी है कि इनकी स्ट्रगल्स ने इन्हें बदनाम कर दिया। हार्ली की बातें सुनकर फिंगजी काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। वो कहते हैं हाँ, रेसेस चाहे कोई भी हो, हम उनके झगड़ों को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। जिस पर हार्ली कहता है सीनियर, आपने जिस दुनिया का जिक्र किया था, अगर आप उसे एस्टेब्लिश कर पाए तो मैं जरूर से उस दुनिया को देखना चाहूंगा। जिस पर फिंगजी हंसते हुए कहने लगा कि पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तभी मैं समझ गया था कि तुम सबसे अलग हो, और अब तो तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रहे। ली फेयू, मैं चाहता हूँ कि इस कैओटिक स्टार्स को बदलने में तुम मेरा साथ दो। वहीं पर हार्ली सोच में पड़ गया कि फिंगजी एक डीमन होकर भी इसके इमोशन इंसानों से भी ज्यादा स्टेबल है। ऐसा फील भी नहीं हो रहा कि मैं एक डीमन के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इस बंदे पर यकीन करूँ या नहीं। तो फिंगजी से कहने लगा कि आपका विजन काफी ज्यादा डिफरेंट है, और मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी खूबियाँ है कि मैं आपका साथ दे पाऊंगा। जिस पर फिंगजी कहने लगा कि कल्टीवेशन सिर्फ फाइटिंग या फिर किलिंग पर डिपेंड नहीं होता, इसमें कई सारी और भी चीजें मैटर करती हैं। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वहीं पर हार्ली दिल ही दिल में कहने लगा कि तुम बोल रहे थे कि कल्टीवेशन में फाइटिंग और किलिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन वही तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर मैं तुम्हारा मुकाबला कर पाता तो कब का तुम्हें हरा के यहाँ से भाग निकलता। जिसके बाद फिंगजी हार्ली को लेकर अपनी केव में पहुँच गया। पहली जगह अंडर वाटर बनाई गई थी जो कि निहायत ही खूबसूरत है। साथ ही फिंगजी ने हार्ली को अपने मैंशन में भी इनवाइट किया। ये जगह उसने ह्यूमंस के मैंशन जैसी ही डिजाइन की थी, और तभी वहाँ पर वो छोटू डीमन पहुँच जाता है। वो फिंगजी को बता रहा था कि इस बंदे ने मेरा स्पेशल हर्ब तोड़ दिया। फिंगजी को उसकी बातों से काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो हार्ली को बताता है कि ये बच्चा बहुत स्पेशल है, ये कभी इंसानों से मिला ही नहीं था, इसलिए तो मैंने तुम्हें इसके पास जाने का मौका दिया था, मगर तुमने तो वहाँ जाते इस बेचारे के फेवरेट हर्ब को ही काट दिया। जो सुनकर हार्ली को भी हंसी आ रही थी। वहीं पर फिंगजी अब हार्ली के लिए अपनी सबसे स्पेशल वाइन लेकर आ गया। इसे ब्रू करने में कई 100 साल लग गए थे। ओके लीफी, इस वाइन की बिल्कुल टेंशन मत लो, इसमें किसी भी इंसान की कोर या बोन्स मौजूद नहीं है, मगर इसमें 8वें रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट की कोर मिलाई गई है। जो सुनकर ही हार्ली काफी ज्यादा शॉक हो गया। फिंगजी कह रहा था कि तुमने डिमोनिको ग्रास इसीलिए कलेक्ट की ताकि तुम ब्रेक थ्रू कर पाओ, तो ये वाइन भी वही काम करेगी जो कि डिमोनिको ग्रास करने वाली है। जिस पर हार्ली कहने लगा कि सीनियर, ये वाइन तो फिर काफी ज्यादा कीमती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी कीमती वाइन मुझ पर जाया क्यों कर रहे हो। जो सुनकर फिंगजी कहता है, लीफी देखो, तुम्हें मारने के लिए मेरे 2 अटैक ही काफी होंगे, तो भला मैं ऐसे फालतू पैंतरे क्यों अपनाऊंगा। वाइन को पॉइजन करो और फिर तुम्हें तड़पते हुए मरता देखो ना, ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। जिस पर हार्ली कहता है, सीनियर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे मारना चाहते हो, एक्चुअली हमारी ह्यूमन रेस में एक कहावत है, नो गेन विदाउट पेन, तुम्हें फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो अब इतनी स्पेशल वाइन पीने से पहले मुझे भी आपको कुछ ऑफर करना चाहिए। जिस पर फिंगजी हंसते हुए कहता है, आओ लीफी, यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारी ह्यूमन रेस में दोस्ती के नाम पर टोस्ट किया जाता है, क्यों सही कहा ना, तो समझ लो ये जाम हमारे दोस्ती के नाम है। हार्ली को लग रहा था कि अगर अब उसने फिंगजी की बात नहीं मानी तो फिंगजी गुस्सा हो जाएगा, इसलिए हार्ली फिंगजी के पास बैठकर अपनी वाइन को एंजॉय करता है। लेकिन वाइन को कंज्यूम करते ही उसकी कोर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसेशन महसूस होने लगे, और बाद में हम देख पाते कि हार्ली फिंगजी की वाइन की तारीफें कर रहा था, जो सुनकर फिंगजी भी खुश हो गया। वो कहता है, लीफी अब तुम्हें सालों साल क्लोज डोर ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, इस वाइन की मदद से तुम बड़ी ही तेजी के साथ आगे के लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस पर हार्ली कहता है, सीनियर मैं जानता हूँ आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन आपको भी बदले में कुछ चाहिए होगा और मुझे डर है कि कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि मुझे बस तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। दरअसल तुम्हारे पास वुड एट्रीब्यूट की टेक्निक है, साथ ही तुम अपनी लेवल के हिसाब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरे काम को पूरा करने के लिए तुम्हें और थोड़ा सा स्ट्रांग बनना होगा। अगर तुम एक लेवल और ब्रेक थ्रू कर लो तो फिर तुम आसानी से मेरी हेल्प कर पाओगे। जिस पर हानली कहता है सीनियर, लेट्स सपोज कि आपकी वाइन पीने के बावजूद भी अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो तब क्या होगा। दरअसल हानली इस पूरे मामले को अच्छे से समझना चाहता था ताकि वो फेंगजी के हाथों बेवजह मारा न जाए। तभी फेंगजी कहने लगा कि तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने ऑलरेडी कल्टीवेशन के लिए एक स्पेशल जगह प्रिपेयर करके रखी थी। अगर तुम वहाँ जाकर कल्टीवेट करो तो वहाँ की स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी और तुम्हारे टैलेंट के साथ मेरे ख्याल से तुम सिर्फ 6 महीनों के अंदर ब्रेक थ्रू कर लोगे। और अगर इन 6 महीनों में भी तुम फेल हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम उतने भी टैलेंटेड नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इसलिए तुम बेवजह परेशान ना हो तो ही बेहतर होगा। अब हानली के पास ना बोलने का कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए उसने फेंगजी की केव में प्रैक्टिस करना शुरू की। कुछ ही दिनों में हानली अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए वहाँ की दीवारों पर अटैक करने लगा, मगर वहाँ की हर एक दीवार पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे। इतना ही नहीं, हानली तो अपना स्पिरिचुअल सेंस भी यूज नहीं कर पा रहा था। वो कहता है कि फेंगजी ने मुझे एक शांत जगह प्रॉमिस की थी ताकि मैं बिना डिस्टर्ब हुए कल्टीवेशन पर फोकस कर पाऊँ, लेकिन ये कोई केव ना होकर उसका प्रिजन है जिसमें अब मैं उसका कैदी बन चुका हूँ। अब हानली ने एक मैनुअल को बाहर निकाल लिया जो कि उसे फेंगजी ने गिफ्ट किया था। इसे प्रैक्टिस करने से हानली की वुड एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा मात्रा में उसकी बॉडी में स्टोर की जा सकती थी। साथ ही फेंगजी ने हानली को उसने खुद लिखी हुई सोशल टॉक्स की बुक भी गिफ्ट की थी। इसे पढ़ने के बाद हानली डीमन रेस की भाषा सीख सकता था। फेंगजी ने उसे बड़े ही प्यार से और फ्रेंडली वे में बताया कि मैंने उस केव में तुम्हारे लिए सारी तैयारियां कर दी हैं। हाँ, वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी सेटअप है, मगर वो इसलिए ताकि कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। जैसे ही तुम ब्रेक थ्रू कर लो मैं वो सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दूंगा। साथ ही वो हानली के कपड़े देखकर कहने लगा कि यार तुमने चोरों जैसा लिबास क्यों पहना है, ये लो तुम ये कपड़े पहन लो, ये तुम पर काफी ज्यादा सूट करेंगे। हानली तो सारी बातें याद करके ही समझ गया कि फेंगजी ने उसे वो सारी चीजें प्रोवाइड की जिसकी हानली को जरूरत पड़ेगी, और इसका सीधा मतलब ये था कि फेंगजी अब उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। साथ ही उसने हानली के लिए ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स भी भेज दिए थे ताकि वो इनकी एनर्जी का यूज करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाए। अब हानली को डर लग रहा था कि अगर वो लेवल अप नहीं कर पाया तो पता नहीं फेंगजी उसका क्या हशर करेगा। और उतने में वहाँ का डोर ओपन होकर एक डीमन कुछ लड़कियों को लेकर हानली के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि इन लड़कियों को कल्टीवेशन वेसल के लिए सिलेक्ट किया गया है। सो गाइस, कल्टीवेशन वेसल में एक बंदा ब्रेक थ्रू करने के लिए दूसरे पर्सन की पावर एब्जॉर्ब कर सकता, वो फिर टेक्निक का यूज करके भी हो सकती या फिर फिजिकली इंटीमेट होकर। और कल्टीवेशन वेसल की मदद से लेवल अप होने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती थी, इसलिए फेंगजी ने हानली के लिए कुछ लड़कियां भेज दी। हानली ने तो इस सब के लिए मना कर दिया था, मगर तभी उसे वहाँ पर गोंगसुन जिंग नजर आई। हानली को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी इन डीमंस के हाथ कैसे लग गई होगी। तो वो उस डीमन से कहता है कि बस मैं इसी लड़की को अपनी वेसल बनाना चाहूंगा, जिस पर वो डीमन कहते हैं बस एक लड़की, इतने में तुम्हारा हो जाएगा। अरे यार, तुम ह्यूमंस तो काफी ज्यादा कमजोर हो, हमारा देखो हमें तो 5-5 6 लड़कियां भी कम पड़ जाती हैं। अब वहाँ का डोर बंद होते ही जिंग हानली को ग्रीट करके जानबूझ के अपना नाम बताती है ताकि किसी को भी ये पता न चले कि ये दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं। हानली उससे कह रहा था कि फिलहाल मैं अपने क्लोज डोर ट्रेनिंग के सबसे क्रूशियल मोमेंट पर हूँ, तो उसे पूरा करने के लिए पहला तो मुझे अपना हार्ट प्यूरिफाई करना होगा, इसलिए तुम 1 हफ्ते के बाद आ जाना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दरअसल यहाँ मौजूद रेस्ट्रिक्शन की वजह से बाहर क्या चल रहा है इसके बारे में हानली को कोई आइडिया नहीं थी, मगर अब जिंग के जरिए वो बाहर की सारी जानकारी हासिल कर सकता है। साथ ही उसे जल्दी से लेवल अप भी करनी होगी, वरना तो 6 महीनों के बाद फेंगजी उसे एक यूजलेस गार्बेज समझकर खत्म कर देगा या फिर उसे अपना सर्वेंट बना लेगा। तो हानली डिसाइड करता है कि अब तो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाने की जुगाड़ करेगा। वही दूसरी तरफ फेंगजी कह रहा था कि कई सालों के इंतजार के बाद फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है। मेरे प्यारे सीनियर थंडर रॉक, अब आप ही बताओ कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे रोक पाएगा। और फिर हमें वहाँ पर थंडर रॉक का हड्डियों का ढांचा दिखाया गया जिसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। गाइस, लास्ट के कुछ एपिसोड्स में हमने देखा था कि फेंगजी ने थंडर रॉक से विंग्स की मांग की थी, मगर थंडर रॉक अपने राजा की पोजीशन खैरात में बांटना नहीं चाहता था, इसलिए इन दोनों के दरमियान फाइट हुई जिसका नतीजा आज हमें पता चलता है। उस फाइट
फाइट में फेंगजी ने अपने राजा को खत्म कर दिया था ताकि वो खुद ही डीमन रेस का नया राजा बन पाए। इधर हानली अपनी पूरी फोकस से कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही फेंगजी ने दी हुई जेड फायर वाइन उसकी बॉडी में काफी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, मगर हानली के पास 10,000 ईयर स्पिरिचुअल मिल्क है जो कि उस जेड फायर वाइन के नेगेटिव इम्पैक्ट को ड्रास्टिकली कम करती है। साथ ही इसी लिक्विड की मदद से हानली ने उस वाइन को काफी हद तक प्यूरिफाई कर लिया था, मगर उतने में ही हानली की बॉडी में सेलेस्टियल आइस बीड अचानक से एक्टिवेट हो गया। ये वही बीड है जो कि हानली ने वॉइड हेवन हॉल में जुआनगू से छीन ली थी। उस सेलेस्टियल आइस ड्रैगन के अचानक से एक्टिवेट होने की वजह तो हानली को भी समझ नहीं आती। साथ ही हानली की मैजिकल पावर्स भी काफी ज्यादा कम हो गई थी। वो कहने लगा कि ऐसे में तो मैं इस सेलेस्टियल आइस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर वो ड्रैगन हानली की कोर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी लाइटनिंग की शील्ड बनी थी। साथ ही हानली ने 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क का भी यूज किया, जिससे वो ड्रैगन थोड़ी देर में नॉर्मलाइज होकर दोबारा से अपने कोर में चला जाता है। हानली कह रहा था कि अच्छा मैंने इस ड्रैगन को समय रहते ही कंट्रोल किया, वरना मैं भी जुआनगू जैसी आग से खेलते हुए मारा जाता। और तभी हानली अपनी पावर्स को चेक करता है। उसने कई दिनों से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की और फाइनली आज वो सक्सेसफुल हो गया था। तो इस तरह से हानली अब कोर फॉर्मेशन की फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। वो कहने लगा कि अब मैं अपनी मैजिकल पावर से एक साथ टोटल 24 लाइटनिंग सोर्ड को कंट्रोल कर पाऊंगा। वैसे तो मैंने फेंगजी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, मगर अभी भी मेरे पास 2 महीनों का वक्त बाकी है, इसलिए फेंगजी को इतने जल्दी ब्रेक थ्रू के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल हानली को फेंगजी पर जरा भी यकीन नहीं था। वो तो बस खुद को स्टेबल करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाला है। अब ठीक 1 हफ्ते बाद जिंग हानली से मिलने के लिए उसके चेम्बर में पहुँच जाती है। हानली उसे बता रहा था कि मैंने लेवल अप कर लिया है, मगर यहाँ पर मैंने साउंड सीलिंग फॉर्मेशन सेटअप करने की वजह से बाहर मौजूद डीमन को मेरे ब्रेक थ्रू के बारे में कोई आइडिया नहीं। साथ ही वो गुस्सा होकर जिंग से पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई? मैंने तुम्हें उस केव में सारे मटेरियल्स दिए थे ना, फिर तुमने वहाँ रुक कर कल्टीवेट क्यों नहीं किया? जिस पर वो बताती है कि आपके जाने के बाद मैं मेरे फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैं केव छोड़कर उनसे मिलने चली गई। मगर जब तक मैं उनके पास गई तभी डीमन रेस ने हम पर अटैक कर दिया और डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसके चलते हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए और फिर वो हमें कैप्चर करके यहाँ लेकर आए। तो हानली उससे पूछता है कि यहाँ पर डीमन रेस तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है, जिस पर जिंग बताने लगी कि शुरू में तो सब ठीक था, मगर ये फेदर ड्रेस वाले डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने अच्छे वेपन्स और एलिक्सर रिफाइन करके उन्हें टाइम पर प्रोवाइड किए तो डीमंस हमें बिल्कुल परेशान नहीं करते। मगर कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक शेप शिफ्टिंग पॉइजनस फ्लड ड्रैगन अपीयर हुआ था। उसके बाद से हर रोज कुछ लोग गायब होने लगे और वो दोबारा से कभी वापस नहीं आए। शायद वो लोग उस ड्रैगन का ही शिकार बने होंगे। उसके आने के बाद से सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस ड्रैगन का अगला शिकार मैं बनूं। जिस पर हानली एकदम करारा जवाब देते हुए कहता है कि ये तो फिर तुम्हारी किस्मत होगी, तुमने खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अगर उन्हें तुम पर जरा भी रहम आया तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकते, वरना अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पर हानली जिंग पर थोड़ा सा नाराज था। उसने अपने सालों साल जमा किए हुए सारे ट्रेजर इस बंदी के हवाले कर दिए और इसने इमोशनल होकर गलती कर दी। हानली उससे पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर हाई लेवल वाले कितने कल्टीवेटर्स हैं? तो जिंग ने इसका नाम ही जवाब दिया, जो सुनते ही हानली की उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो खुद यहाँ पर कैद है तो वो अपने ह्यूमन रेस को कैसे आजाद करेगा? उतने में ही जिंग रोते हुए उसके पाँव में गिर जाती है। वैसे तो हानली लड़कियों को खुद के सामने सिर झुकाने नहीं देता, मगर इस बार वो जिंग को नहीं रोकता क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर गुस्सा है। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, मगर यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम इंसान कड़ी मेहनत करके कोर फॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू करते, मगर इन शेप शिफ्टिंग करने वाले डीमंस के लिए हमारे जैसे कोर फॉर्मेशन या फिर नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स की कोई कीमत नहीं। उनके लिए तो हम बस एक पावरफुल सप्लीमेंट है जिसे खाकर वो कभी भी अपनी भूख मिटा सकते। मैं जानता हूँ भले ही तुम्हारी बॉडी कमजोर हो, मगर तुम्हारी स्पिरिट स्ट्रांग है, इसलिए तुम्हें इतने आसानी से हार नहीं माननी और ना ही तुम इतनी इजीली उनका शिकार बनोगी। जाओ सरवाइव करने का कोई रास्ता ढूंढो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। हानली की बातें सुनकर जिंग को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी और तभी हानली को याद आता है कि कैसे फेंगजी ने अपने फेदर रेस के डीमंस को मोटिवेट किया था। वो डीमंस के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता है, मगर हानली उसके
इस विजन को लेकर थोड़ा सा फिक्रमंद था। वो कहता है कि फेंगजी डीमंस की फिक्र नहीं करता बल्कि उन पर रूल करना चाहता है। साथ ही वो अपने रेस को पावरफुल बनाने के लिए लो लेवल के कमजोर इंसानों को एज अ कल्टीवेशन वेसल सप्लाई कर रहा। इतना ही नहीं, उसने पॉइजनस फ्लोर ड्रैगन को भी ह्यूमंस को खाने की आजादी दी। भले ही वो अपनी नई दुनिया में इंसानों को जगह देना चाहता है, उन्हें ग्रो कराना चाहता, मगर आफ्टर ऑल फेंगजी है तो एक डीमन। वो अपनी फितरत बदल नहीं सकता, चाहे फिर वो हजारों साल इंसानों के साथ रह के ही क्यों ना आया हो, मगर वो कभी एक ह्यूमन नहीं बन सकता। हजारों सालों से जंगल का एक ही कानून है कि पावरफुल कमजोर का शिकार करेगा और ये कानून कभी भी बदल नहीं सकता। और उतने में ही हानली को अपने कोर में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, इसलिए वो जल्दी से अपने एनर्जी को स्टेबल करने लगता है। अब हमें सीधे 2 महीने बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर फेंगजी काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है, मेरे दोस्त ली फेयू, तुमने मुझे जरा भी निराश नहीं किया और ना ही मेरी जेड फायर वाइन को जाया किया। कुछ दिनों से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे, मगर तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। देखो, तुमने मुझे टेंशन फ्री कर दिया है, तो अब इसके बदले मैंने भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, वरना तो ये फिर ऐसा हो जाएगा कि तुम मेहनत करते जा रहे और मैं तुम्हारा यूज कर रहा। दरअसल कुछ दिनों पहले हमें कई सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स मिले हैं, मगर उन लोगों को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं, और भला वो मुझ पर यकीन भी क्यों करेंगे। मैं ठहरा एक डीमन, इसलिए मुझे एक लीडर की जरूरत है जो कि उन सभी लोगों को मेरे साथ ईमानदारी से रहने के लिए कन्विंस कर पाए, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कुछ टाइम बाद ही तुम्हारे पास सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स पर कंट्रोल रखने की पावर होगी। मेरी दुनिया में जो भी लोग हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे वो यहाँ पर बड़ी ही प्यार और खुशी से रह सकते हैं, और तुम बनोगे उनके नए लीडर। मगर मेरी बस एक ही कंडीशन है, हर 10 सालों में एक बार ह्यूमन कल्टीवेटर्स और कुछ डीमन रेसेस के मेंबर्स को चुना जाएगा। वो लोग आपस में सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे। ये सेम वैसा ही होगा जैसे कि प्राइम स्टार आइलैंड पर होता आया था। इस तरह से मैं भी मेरी डीमन रेस को कन्विंस कर पाऊंगा कि मेरे लिए सब लोग सेम हैं। मगर हानली को ये बातें जरा भी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। वो कहता है, सीनियर, मेरा बस एक सवाल है, आप हाई लेवल की ह्यूमन कल्टीवेटर्स के साथ क्या करोगे? तो फेंगजी उसके सामने रखी हुई वाइन को हटाते हुए कहने लगा कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करना चाहता हूँ, मगर कुछ लोग अगर नेसेंट सोल लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गए तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, साथ ही सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ली फेयू, मैं तो यहाँ बस एक एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ, जैसा कि हजारों सालों पहले सी ऑफ क्योटिक स्टार्स पर एंशिएंट डीमन पैलेस का राज था, वैसा ही हमारा साम्राज्य होगा। हम हमारे एम्पायर में किसी भी पावरफुल सेक्ट को पनपने नहीं देंगे, वरना वो आगे चलकर हमारे खिलाफ जा सकता है। जिसके बाद वो हानली की पैली को वहाँ के पॉन्ड में थ्रो करके अपनी पैली उसे ऑफर करता है। वो कह रहा था कि अगर तुम मुझे फेल नहीं करोगे तो हम एक बार फिर से इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसने क्लियरली हानली के सवाल का जवाब नहीं दिया था कि आखिर वो हाई लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ क्या करेगा। तब हानली उस वाइन की पैली को उठाते हुए कहने लगा कि सीनियर, इस दुनिया के लिए आपके काफी बड़े प्लान्स हैं और आपने मुझे ह्यूमन रेस का लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी ऑफर की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस बारे में हम एक बार फिर से इत्मीनान से डिस्कस करेंगे, बस एक बार आपका मिशन पूरा हो जाए। साथ ही हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि अच्छा हुआ मैंने सेलेस्टियल आइस बीड को पहले ही कंज्यूम किया, क्योंकि मैं इसकी जेड फायर वाइन में एक बहुत ही इवल स्ट्रॉन्ग ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ। ये बंदा मुझे कीवल बनाना चाहता है, लेकिन इसे पता ही नहीं कि मैं हानली हूँ जो कि हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहता है। अब तो मैं इसकी बताई हुई किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा, मुझे बस जैसे तैसे खुद को आजाद करना होगा। और उतने में इन्हें एक बीस्ट के रोर करने की आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनते ही फेंगजी कहता है, ये लो हमारे मेहमान आ गए। तो हानली भी उन लोगों से मिलने के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर में हम वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्लड ड्रैगन को देख पाते हैं, जो कि आते ही हानली को गुस्से में घूरते हुए फेंगजी से पूछने लगा कि मिस्टर फेंग, आखिर तुम्हारी केव में मुझे इंसानों की बदबू क्यों आ रही है? हानली को इस ड्रैगन को देखते ही याद आया कि कुछ सालों पहले उसकी केव के पास इस ड्रैगन ने कुछ इंसानों के साथ बैटल की थी। उस वक्त हानली को अपनी केव छोड़कर भागना पड़ा और आज दोबारा से वो ड्रैगन उसके सामने पहुंच चुका था। जिसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर फेंगजी से कहने लगा कि आप तो बड़े ही दिल वाले निकले, हमारे लिए खाने में आपने कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर का बंदोबस्त किया, आज तो दावत का मजा ही आएगा। और फिर वो अपने पॉइजनस ड्रैगन ऑरा से हानली को डराने की कोशिश करने लगा, मगर हानली बस उसे गुस्से में घुरे जा रहा था। हालांकि फेंगजी ने उस ड्रैगन को रोक लिया। वो कह रहा था, मिस्टर वू, ये है मेरा दोस्त लीफेयू, मैंने इसे यहाँ मेरी मदद के लिए इनवाइट किया है, तो मेहरबानी करके उसे कोई नुकसान मत
तक पहुंचाना। जो सुनकर ड्रैगन वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है फिंजी, कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये बंदा एक ह्यूमन है और हम सबको अच्छे से पता है कि ह्यूमंस किसी के सगे नहीं होते। जिस पर ड्रैगन वो के साथ आया हुआ टॉर्टोइस डीमन उससे कहने लगा कि तुमने फिंजी पर भरोसा करना चाहिए, वो यूं बेवजह तो किसी ह्यूमन को अपने प्लान का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मगर ड्रैगन वो तो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हानली की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर हानली धीरे धीरे पीछे हट रहा था और उतने में ड्रैगन वो अपनी डिमोनिक आवाज में हानली से पूछता है कि ह्यूमन, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो हानली उसे ग्रीट करते हुए सफेद झूठ बोलने लगा। वो कह रहा था कि मैं तो पहली बार आपके जैसे पावरफुल फ्लड ड्रैगन से मिल पाया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपके आते ही आपको ग्रीट नहीं किया। यहाँ पर हानली इस ड्रैगन से कोई पंगे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि फिलहाल वो बहुत ही भयानक डीमंस के बीच घिरा हुआ है। इनके सामने अपना एटीट्यूड दिखाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। वहीं पर टॉर्टोइस कहने लगा कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा कि इस बंदे को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है, मगर सच बताओ तो मुझे सारे ह्यूमंस एक जैसे ही नजर आते हैं। ये सब गंदे बदबूदार ह्यूमंस मेरे लिए सेम हैं। उतने में फिंजी यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हानली को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करता है। वो कह रहा था कि ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं और इन्होंने हाल ही में शेप शिफ्टिंग की इनिशियल स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया। इंसान तो इन्हें 8वीं रैंकिंग की शेप शिफ्टिंग डीमंस के नाम से पहचानते हैं, मगर असल में तो ये लोग स्पिरिट रेल्म से बिलोंग करते हैं। इनके पास ऐसी कुछ इनेट एबिलिटीज है जिसके चलते पावर्स के मामले में मुझसे जरा भी कम नहीं। तभी ड्रैगन वो कहने लगा, मिस्टर फिंजी, 200 सालों पहले हमने तय किया था कि हम एक फाइट करेंगे, मगर आप हर बार उस फाइट को डिले करते आए हो। मगर आज यहाँ पर मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों ना आज हम उस फाइट को अंजाम दें। तभी फिंजी उसे अपनी पावर्स की थोड़ी सी झलक दिखाकर कहने लगा कि फाइट तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तो हमें मेरे प्लान को कामयाब बनाना होगा। इस बार मैंने आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है। बस एक बार वो टास्क पूरा हो जाए फिर मैं भी मेरा प्रॉमिस पूरा करूंगा। जिस पर फ्लड ड्रैगन कहता है कि आप तो बेवजह ही मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। देखो तुम्हारा जो भी काम है उसे मैं और गुई पूरा कर सकते हैं। फिर आपने स्कोर फॉर्मेशन वाले मामूली बंदे को यहाँ पर इनवाइट क्यों किया? तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं ह्यूमन रेस से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं इस बंदे के साथ मिलकर कोई मिशन पूरा नहीं करने वाला। मगर फिंजी उसे समझाता है कि इस टास्क में उन्हें लीफेओ की जरूरत पड़ेगी। वो उन्हें बताने लगा कि मैं एक मैजिक ट्रेजर को रिफाइन करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग फिंजी की ट्रेजर को देखने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में फ्लड ड्रैगन कह रहा था कि मैजिक ट्रेजर्स को रिफाइन करना तो इंसानों का काम है, हम डीमंस तो खुद में एक इनेट मैजिक ट्रेजर माने जाते। साथ ही गुई बता रहा था कि हमारी इनेट एबिलिटीज तो इन मैजिक ट्रेजर से भी हद से ज्यादा पावरफुल है, तो फिर आपको इस नए ट्रेजर की क्या जरूरत? फिंजी नोटिस करता है कि इन दोनों को खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर उसे तो बस अपना काम निकालना था, इसलिए वो इन दोनों डीमंस की सारी बदतमीजियां नजरअंदाज करने लगा। जिसके बाद फिंजी ने वहाँ पर एक बैरियर को ओपन कर दिया और उसके अंदर दाखिल होते ही उन दोनों डीमंस के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने थंडर रॉक का स्केलेटन था। वो कहने लगे कि थंडर रॉक तो टॉप डीमन में से एक थे, मगर जहाँ तक हमें पता है उन्हें स्टार पैलेस के पुराने सेंट्स ने सील्ड किया था। पता नहीं फिर उनकी ये हालत किसने की होगी। जिस पर फिंजी जवाब देते हुए बताने लगा कि सीनियर थंडर रॉक उनकी कैद से भाग निकले थे। जब ये बात मुझे पता चली तब मैं थंडर रॉक से मिलने गया। मुझे लगा था कि मैं सीनियर को इंसानों को खत्म करने से रोक पाऊंगा, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा तब मैंने देखा कि सीनियर थंडर रॉक पर इंसानों ने अटैक किए हैं। थोड़ी देर में उनकी मौत होने वाली थी, मगर मरने से पहले उन्होंने मुझे अपनी पोजीशन संभालने की जिम्मेदारी दी। वो चाहती थी कि मैं उनके रिमेन्स को यूज करूं, लेकिन हानली को पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। वो सोचता है कि ये बंदा प्राइम स्टार आइलैंड पर हुए इंसिडेंट में शामिल था। इसी ने एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड की फोर्सेस को प्राइम स्टार सिटी में एंट्री दी और इस सब के पीछे इसका बस एक ही मकसद था, थंडर रॉक को कैद से आजाद करके खुद के हाथों से खत्म कर देना, ताकि ये बंदा थंडर रॉक के रिमेन पर कब्जा कर पाए। मगर अब इस सच्चाई के कोई मायने नहीं बनते, क्योंकि इतिहास तो हमेशा वही लिखते हैं जिन्होंने जीत हासिल की हो। इधर ड्रैगन सरप्राइज्ड होकर फिंजी से पूछने लगा कि क्या वाकई तुम थंडर रॉक के रिमेन्स को रिफाइन करना चाहते हो? जिस पर फिंजी कहता है कि मुझे उनकी पूरी बॉडी नहीं बल्कि उनके बस मैजिक फेदर्स को रिफाइन करना है, जिन्हें विंड एंड थंडर विंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये विंग्स विंड एंड थंडर की पावर को काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। बस एक बार ये विंग्स रिफाइन हो जाए फिर मेरी स्पीड और विंड पावर को कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। जिस पर ड्रैगन कहता है कि तुमने तो थंडर की परीक्षा देकर जमाना हो गया, अब तो तुम्हारे पास कोई भी थंडर टेक्निक मौजूद नहीं होगी। मगर कोई नहीं, एक बार ये विंग्स रिफाइन हो जाए फिर तुम कुछ ह्यूमंस कल्टीवेटर को खाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसके बाद वो तीनों डीमंस हानली को घूरने लगे। वो इनडायरेक्टली फिंजी को ये बताना चाहते थे कि हानली उनके लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट साबित होगा। साथ ही ड्रैगन ने तो फिंजी को क्वांटिटी भी बता दी थी कि उसने कितने लोगों को खाना चाहिए।
चाहिए, जैसे कि कोर फॉर्मेशन स्टेज के 5 लोग और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 20 लोग। मगर फेंगजी इस पर खामोश था क्योंकि वो हानली को डराना नहीं चाहता, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बता देता है कि वो 3 दिनों के बाद रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ड्रैगन वो तो वहाँ से जाते हुए हानली को देखकर ऐसे लुक दे रहा था कि मानो हानली को खाने के लिए बेताब है। अब उन दोनों के वहाँ से जाते ही हानली भी निकलने वाला था, मगर तभी फेंगजी उससे कहता है लीफेयू बस 1 सेकंड रुक जाओ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि थंडर रॉक की डिमोनिक कोर में बस एकदम थोड़ी सी इवल ऑरा मौजूद थी और उसी वाइन को तुमने कंज्यूम किया। मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, जैसे ये विंग्स रिफाइन हो जाए मैं उस इवल ऑरा को तुम्हारी बॉडी से रिफाइन करने में हेल्प करूंगा, इससे तुम और ज्यादा इम्प्रूव हो सकते हो। जिसके बाद वो हानली को टच करने वाला था कि तभी हानली दूर हट गया। वो कह रहा था सीनियर आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया, मैं आपकी मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। जिसके बाद हानली वहाँ से रवाना हो जाता है। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि तुम्हारी इवल पावर का तो मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया है और उसे कैसे हटाना ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर हानली थोड़ा सा टेंशन में था क्योंकि उसे पता है कि अगर फेंगजी ने विंड एंड थंडर विंग्स रिफाइन कर लिए तो उसकी स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर अगर फेंगजी ने उसे खत्म करने का फैसला लिया फिर हानली बिल्कुल भी बच नहीं सकता। इनर सी ऑफ कैओटिक स्टार में ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पर वो छुप सके। अब हमें सीधा 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। फेंगजी ने उस पूरी जगह पर ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स बिखेर दिए थे। वो क्वांटिटी में इतने ज्यादा थे कि मानो पूरे आइलैंड की स्पिरिचुअल पावर्स यहाँ जमा हो गई और अब फेंगजी उन सभी स्टोन्स को क्रश करते हुए उस जगह पर मौजूद सारे फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करने लगा। हानली को तो ये सब एक बड़ी सी टूल रिफाइनर फर्नेस जैसा नजर आ रहा था। अब वो सारी पावर थंडर रॉक के रिमेन्स के साथ मर्ज होते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी फायर एक्टिवेट हो गई जो कि थंडर रॉक के ढांचे को रिफाइन करने का काम करेगी और अब फेंगजी के साथ ही भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस रिमेन्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस काम में फेंगजी भी शामिल हो गया और अब थोड़ी देर में पूरे रिमेन्स में थंडर पावर तेजी से फ्लो होने लगी। जो देख हानली सोच रहा था कि यहाँ पर एक पावरफुल फर्नेस के साथ एक फॉर्मेशन भी मौजूद है, मगर इन्हें 4 फोर्सेस को लगातार बैलेंस करना पड़ेगा। फेंगजी तो इस टूल को रिफाइन कैसे किया जाए इस पर काफी अच्छे से स्टडी की है और उतने में ही हानली को तकलीफ होना शुरू हो गई तो जल्दी से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर लेता है। मगर उसे तो अभी भी यही फील हो रहा था कि उसकी वुड एट्रीब्यूट की पावर ड्रेन होती जा रही और फिर थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि यहाँ मौजूद फॉर्मेशन भी उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हानली सोच रहा था कि इन डीमंस के लिए तो मैं बस एक स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा कुछ नहीं, इन विंग्स को रिफाइन करने के लिए ये लोग मुझे एक मटेरियल जैसे ट्रीट करेंगे। नहीं अब तो मुझे यहाँ से भागने का मौका ढूंढना ही होगा वरना मेरी इतनी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। अब हमें सीधे 5 महीने बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर विंड एंड थंडर विंग्स की रिफाइनिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत ही स्पेशल एट्रीब्यूट की जरूरत है। तो फ्लड ड्रैगन ने तुरंत ही अपनी पावर कोर को बाहर निकाल लिया। उसी तरह से टॉर्टोइज और फेंगजी ने भी अपनी अपनी पावर कोर को बाहर निकाल लिया था और फिर ये तीनों स्पिरिट जाकर उस थंडर रॉक के ढांचे पर अटैक करने लगे जिससे वो बोन्स बड़ी ही तेजी से ब्लास्ट होकर उसके पीसेस से वहाँ पर एक ढांचा क्रिएट हो गया। जिसके बाद इन तीनों ने अपनी अपनी कोर्स को वापस से निकल लिया। फेंगजी कह रहा था कि रिफाइनिंग की इनिशियल स्टेज अब पूरी हो चुकी है। अब अगले पड़ाव में हमें विंड एंड थंडर के इन विंग्स को एक साथ मर्ज करना होगा और इस प्रोसेस के लिए हमें लीफेयू के वुड एट्रीब्यूट की जरूरत होगी। सिर्फ मेरा दोस्त लीफेयू ही इस विंड एंड थंडर को बैलेंस कर सकता है। जिस पर हानली कहने लगा कि सीनियर मैं एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही कि मेरी वजह से आपका इम्पोर्टेंट स्टफ कहीं डिस्ट्रॉय न हो जाए, तो क्यों ना ये मर्जिंग वाला काम हम फॉर्मेशन पर छोड़ दे। वेल हानली हमेशा सबको यही बताता है कि वो इतना स्ट्रांग या फिर काबिल नहीं और तो और उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो कोर फॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू कर पाया। मगर आज तक किसी भी बंदे ने हानली की बातों पर यकीन नहीं किया था, तो जाहिर सी बात थी कि फेंगजी भी उस पर यकीन नहीं करता। वो हानली के आसपास की शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि मैंने सिचुएशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया था, मगर अब जैसे जैसे हम रिफाइनिंग की ओर करीब जा रहे हमें और स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी और मुझे पता है कि ये काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम ये कर सकते हो। देखो मैंने फॉर्मेशन पर लगाया और रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है, इसलिए अब तुम बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाओ। हानली ने
ने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि उस पर ये टाइम भी आने वाला है। फेंगजी उसका एज अ स्पिरिचुअल स्टोन यूज कर रहा था। वहीं पर ड्रैगन वो फेंगजी से कह रहा था कि ये बंदा तो हर बार शिकायत कर रहा। मेरे ख्याल से हमने जबरदस्ती इसकी सारी पावर को ड्रेन कर लेना चाहिए। ये सब सुनने के बाद इन लोगों की मदद करने के अलावा हानली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी अपनी वुड एनर्जी को रिफाइनिंग के लिए यूज करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिंग को देख पाते हैं, जो कि अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं पर उसके अंकल्स ने प्लान बनाया था कि ये लोग वहाँ से भाग निकलेंगे, मगर सीनियर गोंग्स उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ की हर एक जगह पर डिमोनिक गार्ड्स तैनात थे। उनके होते हुए यहाँ से भागना मुश्किल था। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जिंग अपने फादर को समझाती है कि आप चाहकर भी इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। साथ ही जिंग ने अपने फादर को हानली से उसकी हुई मुलाकात के बारे में भी बता दिया। वो कह रही थी कि सीनियर ली यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक तुम लोग जिंदा रहोगे यहाँ से भागने की उम्मीद है। तो सीनियर गोंगसन भी जिंग को बताते हैं कि बस भागने के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है कि वो बंदा हमें यहाँ से आजाद करेगा। अभी लोग बात ही कर रहे थे कि तभी उस पूरे इलाके में थंडर बरसने लगी। साथ ही साथ वो पूरा इलाका शेक हो रहा था, जिसके चलते सारे ह्यूमंस काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर डीमंस तो अपने थंडर विंग्स के इंतजार में थे। उन्हें पता है कि अब जल्दी उन्हें अपना नया राजा देखने को मिलेगा। इधर रिफाइनिंग की सेकंड स्टेज के प्रोसेस को 6 महीने पूरे हो गए थे। यहाँ पर हमें विंड एंड थंडर विंग्स का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, मगर ये विंग्स अभी भी पूरी तरह से रिफाइंड नहीं थे। इन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर ये तीनों लोग अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज करने से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए। वहीं पर फेंगजी हानली का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वुड एट्रीब्यूट की वजह से हम विंड एंड थंडर को काफी अच्छे से मर्ज कर पा रहे, मगर इतनी पावर से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और स्पिरिचुअल पावर का यूज करो। क्या तुम्हें कर पाओगी? जिस पर हानली कहता है सीनियर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी कल्टीवेशन मेथड थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी एनर्जी कंजम्पशन से मुझे नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फायदा हो रहा। और उतने में फेंगजी अचानक से अपनी एनर्जी उसके अंदर रिलीज कर देता है। वो कहता है ली फेयू मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। इधर हानली को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो फेंगजी से पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, आखिर मेरी कोर पर इतना प्रेशर क्यों पड़ रहा? जिस पर फेंगजी बताने लगा कि ये मेरी विंड स्पिरिट एनर्जी है, घबराओ मत, ये तुम्हारी कल्टीवेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। बस एक बार ये टास्क पूरा हो जाए फिर मैं तुम्हारी बॉडी से इसे हटा दूंगा, लेकिन तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारी कल्टीवेशन कोर मेरे हाथ में है। मैं बस चाहता हूँ कि इस दरमियान तुम कोई गड़बड़ी ना करो। यहाँ पर फेंगजी हानली को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि हानली चाहकर भी उसे धोखा ना दे पाए। वो कहते हैं ली फेयू अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम्हें एक बहुत ही भयानक पेन को झेलना होगा, और सच बताओ तो मैं तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए अब तुम्हें मेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। जिस पर हानली कहता है कि मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार था। इतना ही नहीं, मैंने तो आपके गोल्स को पूरा करने में भी हेल्प करने का प्रॉमिस किया। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि आप मेरी ईमानदारी के बदले मेरे साथ धोखा करोगे। आप इस विंड स्पिरिट एनर्जी का यूज कर मुझे अपने हाथ के कठपुतली बनाना चाहते हो। जिस पर फेंगजी कहता है ना, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगे तो मैं भी अपने सारे प्रॉमिसेस को पूरा करूंगा। मैंने अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी तुम्हारी बॉडी में इसलिए रिलीज की क्योंकि मुझे इंसानों पर यकीन नहीं। जिसके बाद वो 3 एलिक्सर की बोतल्स बाहर निकाल लेता है, जिसमें से 2 एलिक्सर की बोतल्स तो उसने अपने दोस्तों की तरफ पास कर दी थी। वेल इन कंटेनर्स में 10,000 ईयर स्पिरिचुअल लिक्विड था। वो लोग कहते कि फेंगजी यार तुम तो बड़े ही दिलदार निकले, एक बहुत ही रेयर लिक्विड है। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि मेरे पास हर एक बोतल में बस 3 ड्रॉप्स मौजूद हैं। जब भी तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी तुम इसे पी सकते हो। इधर हानली भी अपने हिस्से का लिक्विड लेने की कोशिश करता है, लेकिन फेंगजी ने वो बोतल उसके हाथ भी नहीं लगने दी। यहाँ पर हानली के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि हानली किसी के हाथों इतनी बुरी तरह से रगड़ा गया हो। वॉइड हेवन हॉल में भी हानली को कई सारे लोगों ने मैनिपुलेट किया, मगर उन लोगों ने हानली को अपने पावरफुल ट्रेजर यूज करने के लिए दिए थे। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन पूरी तरह से उल्टी है। फेंगजी ने उसे बस एक लेवल अप करने में मदद की और इसके बदले में वो हानली की वुड एट्रीब्यूट की सारी एनर्जी को यूज करना चाहता है। अब यहाँ पर हानली को ये पता चल गया था कि ये लोग 10,000 ईयर स्पिरिचुअल लिक्विड को ड्रिंक कर रहे हैं, और इसी से हानली के दिमाग में गजब की आइडिया आ गई। विंड एंड थंडर विंग्स का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर फ्लड ड्रैगन और टॉर्टॉइस ने अपनी स्पिरिचुअल पावर उसमें ऐड कर दी थी। वहीं पर हानली भी अपनी वुड एट्रीब्यूट की एनर्जी को उन विंग्स के साथ इन्फ्यूज करने लगा। इस प्रोसेस को लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते सभी लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। तो फेंगजी ने अपने दोस्तों को एक स्पेशल एलिक्सर प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से वो अपने पावर्स को काफी अच्छी तरीके से रिगेन करने लगे। मगर हानली के पास कोई एलिक्सर मौजूद नहीं था, मतलब फेंगजी ने उसे कुछ दिया ही नहीं, और ऐसे ही
करते करते 1 महीना और पूरा हो गया। 8 महीनों के बाद ये लोग अपनी एनर्जी कोर्स को वापस निगल लेते हैं। टॉर्टोइस गुई फेंगजी से पूछ रहा था कि जब ये ट्रेजर रिफाइन होगा तब आप क्या करोगे, जिस पर फेंगजी जवाब देते हुए बताने लगा कि कुछ सालों पहले स्वान बीस्ट क्लैन का यंग मास्टर ह्यूमन कल्टीवेटर्स के हाथों मारा गया था और तभी से स्वान की सीक्रेट प्रोवेनेंस प्लेट मिसिंग है। तो मैं इस ट्रेजर के रिफाइन होते ही सबसे पहले उस प्लेट को ढूंढने वाला हूँ। फ्लड ड्रैगन कह रहा था कि वो प्लेट हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी पर तो हमारे एंशिएंट डीमन रेस की सारी टेक्निक लिखी गई थी। अगर वो प्लेट आपके हाथ लग गई तो फिर आप सी ऑफ स्टार्स के डिमोनिक रेस पर रूल कर पाओगे। पहले तो वो प्लेट कंप्लीट थी मगर किसी ने उसे शैटर कर दिया। अब तो उस ट्रेजर का एक टुकड़ा सी रेस के पास है। इधर हानली इन लोगों का डिस्कशन काफी केयरफुली सुन रहा था। इन्होंने जिस सीक्रेट प्रोवेनेंस प्लेट का जिक्र किया वो तो फिलहाल हानली की स्टोरेज बैग में धूल खा रही थी। इस पर एंशिएंट डीमन क्लैन की कई सारी टेक्निक मेंशन्ड है और हानली वो प्लेट किसी भी कीमत पर इनके हाथ लगने नहीं देना चाहता था। और उतने में ही हानली ने चुपके से एक स्पिरिचुअल लिक्विड का ड्रॉप कंज्यूम कर लिया मगर उसकी खुशबू टॉर्टोइस को आ चुकी थी। वो कहने लगा कि इस बंदे के पास से मुझे बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल ऑरा की खुशबू आ रही है। ये वुड एट्रीब्यूट से बनी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैंने आज तक इतनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी महसूस नहीं किया था। जो सुनते ही फ्लड ड्रैगन कहने लगा कि वही तो मैं भी सोचूं कि ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे बच गया। हमने फेदर्स की रिफाइनिंग के लिए इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया है कि हम कमजोर हो गए मगर ये बंदा तो अभी भी पूरी तरह से फ्रेश नजर आ रहा। इसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसने अपनी जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया की हो। शायद इसके पास कोई ऐसा सीक्रेट ट्रेजर है एलिक्सर होगा जो कि इसकी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर सकता है। तो हानि के सीनियर आपकी तारीफों के लिए शुक्रिया मगर मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ। भला मेरे पास ऐसी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है एलिक्सर कहाँ से आएगा। देखा जाए तो मैं बस सीनियर फेंगजी की मेहरबानी से ही ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। मगर उतने में फ्लड ड्रैगन अपनी शैतानी आवाज में उस पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम वो जो भी छुपा रही हो उसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें अभी खा के तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट कर उसे रिफाइन कर दूंगा। वैसे भी तुम्हें खत्म करने के बाद तुम्हारा वो सीक्रेट ट्रेजर हमारे हाथ लगने ही वाला है तो क्यों ना तुम प्यार से ही उसे हमारे हवाले कर दो। अब हानली को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को क्या जवाब देगा। उतने में फेंगजी कहने लगा कुछ महीनों पहले ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स काफी ज्यादा कम हो गई थी मगर अब तो तुम पहले जैसे ही स्ट्रॉन्ग बन गए हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हो जिससे स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर किया जा सकता है तो जल्दी से हमें भी दिखा दो। वो अगर हमारे काम आ पाई तो मैं उसके बदले में तुम्हें और कोई रिवॉर्ड दे सकता हूँ। जिस पर हानली कहता है सीनियर शायद अब आपको भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। और उतने में ही फेंगजी अपनी विंड स्पिरिट जो कि उसने कुछ दिनों पहले ही हानली की बॉडी में डाली थी उसका यूज कर वो हानली को टॉर्चर करने लगा जिससे होने वाले पेन के चलते हानली के हाथ से वो एलिक्सर की बोतल नीचे गिर गई थी। हानली को महसूस हो रहा था कि फेंगजी की विंड स्पिरिट उसकी कोर को ब्रेक करना चाहती और इससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फेंगजी कह रहा था लीफेयू मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर्स को सीरियसली लो। अब दोबारा से मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। जिसके बाद वो हानली की एलिक्सर बोतल कलेक्ट कर चुका था। वहीं पर फ्लड ड्रैगन उसे बताता है कि ह्यूमन एक बात याद रखो तुम बस हमारे गुलाम हो इसलिए हमारे सामने ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। उतने में ही फेंगजी उससे पूछता है लीफेयू बताओ इस बोतल में कौन सा एलिक्सर है। अब हानली को इसका जवाब देना ही पड़ा। अगर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो मारा जाएगा। तो वो बताता है कि इसमें 10,000 ईयर स्पिरिचुअल मिल्क को डाइल्यूट किया हुआ लिक्विड है। ये सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रहे थे कि तुम तो एक मामूली से कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर हो इसीलिए तुम इस नायाब चीज को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मगर फेंगजी को तो अभी भी इस लिक्विड पर शक हो रहा था। वो हानली से पूछता है कि बताओ तुमने इसमें और क्या मिलाया क्योंकि इसका कलर मुझे थोड़ा सा ग्रीन नजर आ रहा है। साथ ही इस लिक्विड से मुझे ढेर सारी वुड स्पिरिचुअल ऑरा भी महसूस हो रही। तो हानली से बताता है कि स्पिरिचुअल लिक्विड काफी ज्यादा रेयर था इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में वुड एट्रीब्यूट वाले स्पिरिचुअल हर्ब ऐड किए थे क्योंकि मेरी कल्टीवेशन वुड एट्रीब्यूट की है तो इसमें जितना ज्यादा वुड एट्रीब्यूट होगा उतना ही ये लिक्विड मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वेल फेंगजी को अभी भी हानली की बातों पर थोड़ा सा शक हो रहा था लेकिन टॉर्टोइस गुई में जरा भी सब्र नहीं। वो कहता है कि फेंगजी प्लीज उस स्पिरिचुअल लिक्विड को हमें दे दीजिए मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब तो मेरे पास जरा भी मैजिकल पावर नहीं बची। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ मैं इस लिक्विड को चेक करना चाहता हूँ। जिस पर फ्लड ड्रैगन कहता है कि अरे वैसे भी मैंने इस दुनिया के सबसे खतरनाक से खतरनाक पॉइजन को टेस्ट किया है इसलिए मुझे इस लिक्विड को लेने से कोई डर नहीं और ना ही इस बंदे में इतना दम है कि ये हमें पॉइजन कर
पाए। तो फेंगजी ने तुरंत ही उस कंटेनर को फ्लोट ड्रैगन की तरफ पास कर दिया। उसमें का लिक्विड पीते ही फ्लोट ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर की रिकवरी होना शुरू हो गई थी और अब उस बोतल को टॉर्टोइस की तरफ पास कर देता है। उसे भी इस लिक्विड को पीने के बाद काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था और फिर वो बचा हुआ थोड़ा सा लिक्विड फेंगजी की तरफ पास कर देता है। फेंगजी को तो अभी भी उस बोतल में मौजूद ग्रीन कलर थोड़ा सा सता रहा था, मगर वो देखता है कि ये दोनों लोग तो काफी अच्छे से रिकवर हो गए, इसलिए फेंगजी ने भी उस लिक्विड को कंज्यूम किया, जिससे उसकी भी पावर रिस्टोर होने लगी थी। इधर हानली चुपचाप से सारा तमाशा देख रहा था। फ्लड ड्रैगन कहता है कि ये बंदा तो गद्दार निकला, तो आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मैं अभी इसे निगल लेता हूँ। जिस पर फेंगजी कह रहा था, ना तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि मुझे इस बंदे की जरूरत है। अगर तुम्हें किसी कोर फॉर्मेशन वाले बंदे को खाने की इतनी इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हारे लिए किसी और बंदे को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब उस लिक्विड को ड्रिंक करके साथ ही हानली की बोतल को भी ब्रेक कर देता है। वो हानली से कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें अब मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा, मगर जैसे ही रिफाइनिंग का काम खत्म हो जाए हम दोनों डिस्कस करेंगे। तभी हानली जैसे तैसे उठते हुए कहने लगा कि भला मैं आप पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, हम इंसान तो आपके गुलाम हैं, आप जो बोलोगे वो हमें करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो दोबारा से रिफाइनिंग के लिए बैठ जाता है। इधर फेंगजी अपने साथियों से कहने लगा कि अब हमारी मैजिकल पावर पूरी तरह से रिस्टोर हो गई है, तो इस बार हम रिफाइनिंग को पूरा करने के बाद ही रुक जाएंगे। इधर हानली सोचता है कि मेरी बॉडी में मौजूद विंड स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा हुआ मैंने डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करके सेलेस्टियल आइस फ्लेम को आइसोलेट किया, वरना तो ये तीनों पावर्स आपस में मर्ज हो जाती। इधर ये लोग रिफाइनिंग के लिए तैयार हो गए थे कि उतने में ही टॉर्टोइस को हिचकियां आने लगी। वहीं पर हानली बस एक एक पल को गिन रहा था और उतने में टॉर्टोइस को अचानक से नीचे गिर गया। उसका खुद पर जरा भी कंट्रोल बाकी नहीं था, जिसके चलते वो अपने असली फॉर्म में तब्दील होकर सीधे उस फर्नेस में गिर जाता है। वैसे भी इस टॉर्टोइस को मारने के लिए फर्नेस की एनर्जी काफी नहीं थी, जिसके चलते वो बुरी तरह से तड़पने लगा। और अब हमें हानली का प्लान पता चलता है। हानली के पास जो ग्रीन लिक्विड था उसमें हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है, इसी वजह से तो स्पिरिचुअल हर्ब्स को काफी इजीली ग्रो कर सकता था। भले स्पिरिचुअल पेड़ पौधों के लिए ये लिक्विड एक अमृत जैसा काम करता है, लेकिन अगर बात बाकी लिविंग बींग्स की जाए तो उनके लिए एक खतरनाक जहर था। तो हानली ने इसी ग्रीन लिक्विड का एक ड्रॉप अपनी 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क की बोतल में मिला दिया। वो कहता है चलो अब तुम लोग भाड़ में जाओ, और उतने में फ्लड ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, मगर उस पर भी पॉइजन का असर होकर अपने ड्रैगन फॉर्म में तब्दील हो गया। ये सब देखकर तो फेंगजी हानली पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें पॉइजन करो। जिसके बाद वो अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी का यूज करते हुए हानली की कोर पर अटैक करने लगता है। साथ ही उसने हानली पर भी एक जोरदार हमला कर दिया था, मगर हानली उसकी डिमोनिक क्लॉ से बचने के लिए मानहुजी ने दिया हुआ आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते फेंगजी के इस जानलेवा हमले में रीजियस क्यूट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही हानली भी काफी दूर जाकर पटक गया था। अगर आज हानली के पास ये आर्मर नहीं होता तो शायद फेंगजी का पंजा उसके आर पार घुस जाता। उतने में ही फेंगजी अपने डिमोनिक हैंड को उसके पीछे लगवा देता है, मगर हानली को घायल करने से पहले ही फेंगजी पर भी पॉइजन का असर होने लगा। इधर हानली के पास यहाँ से भागने का यही एक बेस्ट मौका था, तो तुरंत ही वहाँ लगे बैरियर को अपने लाइटनिंग सोर्ड से ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन हानली ने नोटिस किया कि वो बैरियर तो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि डेविल बेन लाइटनिंग भी उसे रिमूव नहीं कर पा रही थी। तो हानली समझ गया कि उसे और पावर की जरूरत पड़ेगी। उतने में ही फेंगजी घायल हालत में हानली पर स्लैश अटैक करना शुरू कर चुका था, तो हानली भी अपनी लाइटनिंग सोर्ड से उसे जवाब देता है, जिसके चलते फेंगजी घायल होकर नीचे पटक गया। हानली का पॉइजन उसे उसकी पावर्स यूज करने से रोक रहा था, इसलिए वो गुस्से में हानली से पूछता है कि बताओ तुमने इसमें कौन सा पॉइजन मिलाया था। वहीं पर हानली अपनी सोर्ड उस पर पॉइंट करके रेडी था। उसे महसूस होता है कि फेंगजी की ऑरा पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो हानली फेंगजी को खत्म करने के लिए अपनी सोर्ड्स को उस पर रिलीज कर देता है, मगर उस बंदे ने अपने आसपास अपनी विंग की एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिसके चलते लाइटनिंग सोर्ड्स की बारिश भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि फेंगजी के विंग्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि उस पर हानली की लाइटनिंग बेअसर हो गई। वो गुस्से में कह रहा था कि ली फेयू तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो, और उतने में उसने हानली के सारे हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखते ही हानली समझ जाता है कि इस बंदे के पास प्रोटेक्टिव मैजिक ट्रेजर था,
मगर हानली एक बार फिर से उस पर अपनी मैजिकल वेपन का यूज करके अटैक कर देता है। चारों ओर से होने वाली इस एनर्जी अटैक से फेंगजी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, मगर अभी तक वो अपने डीमन वाले फॉर्म में नहीं आया। जो देख हानली सोचता है कि ये बंदा उतना लालची नहीं जितना कि ये दोनों थे। इसने मेरे स्पिरिचुअल लिक्विड को काफी कम क्वांटिटी में कंज्यूम किया था, जिसके चलते इस पर पॉइजन का ज्यादा असर नहीं हो रहा। वहीं पर फेंगजी कहता है, ली फेयू, मैंने तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया था, इसलिए तुमने मुझ पर हमले करने से पहले मैंने किए एहसानों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो फिर एक बात याद रखो, इस पूरे इनर सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ तुम छुप सको। जिस पर हानली कहता है, सी मेरा अब इन बातों का क्या ही मतलब, वैसे भी मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद हानली ने इन सभी लोगों पर अपने गोल्ड कंज्यूमिंग बग्स रिलीज कर दिए, जो कि किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। उन बग्स ने तो टॉर्टोइज और फ्लड ड्रैगन के पावर्स को तुरंत ही खाना शुरू कर दिया। जो देख फ्लड ड्रैगन कहता है कि बस इतनी ही ताकत है तुम में। एक्चुअली हानली की लो कल्टीवेशन होने की वजह से उसकी टेक्निक उतनी पावरफुल नहीं थी जो कि इन डीमंस की मोटी चमड़ी को पियर्स कर पाए। इसलिए हानली ने अपनी शार्प सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए उन्हें हेवी सोर्ड में बदल दिया। उसने तो 1 बाय 1 इन तीनों पर भी अपनी तलवारों से अटैक कर दिए थे, जिससे इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। फ्लड ड्रैगन गुस्से में कह रहा था, साले गंदे ह्यूमन, बस एक बार इस पॉइजन का असर कम हो जाए, फिर देखना मैं कैसे तेरी हड्डियों का चूरा बनाता हूँ। तू रहम की भीख मांगता रहेगा और मैं तेरी सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसे भी कंज्यूम कर लूंगा। जिस पर हानली एकदम कूल अंदाज में कहने लगा कि मुझे धमकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना, वो तुम तब कर पाओगी जब तुम दोबारा से अपने पांव पर खड़े हो जाओ, लेकिन मैं तो मौका ही तुम्हें नहीं देने वाला। और फिर हानली ने एक बार फिर से उस पर अटैक कर दिया, जिससे फ्लड ड्रैगन दर्द से तड़पने लगता है। और ये सब देखकर फेंगजी हानली से कह रहा था कि अभी भी वक्त है, रुक जाओ, अगर तुमने इसे खत्म किया तो फिर ह्यूमंस और डीमंस में कभी शांति कायम नहीं हो सकती। जिस पर हानली कहता है कि शांति तो वैसे भी कायम नहीं होने वाली, क्योंकि तुम डीमंस को हम इंसानों को खाना ज्यादा पसंद है। न जाने कितने ही मासूम लोग तुम्हारे जैसे डीमंस का शिकार बने होंगे, लेकिन आज मैं तुम डीमंस को दिखा दूंगा कि किसी का शिकार बनना कैसे लगता है। जिसके बाद हानली अपना हाथ रेज करते हुए थंडर को समन करके फ्लड ड्रैगन और टॉर्टोइस को बुरी तरह से तड़पाने लगा। फ्लड ड्रैगन की अकड़ तो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो फेंगजी से कह रहा था कि प्लीज इस बंदे को रोक लो, वरना ये कीड़े हमें खा जाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी इंसानों को नहीं खाऊंगा। लेकिन हानली के बग्स उसकी खाल को नोच नोच के खाते जा रहे थे। हानली देखता है कि इस डीमन का खून तो हद से ज्यादा टॉक्सिक था, जिससे हानली के बग्स को भी तकलीफ होने लगी। मगर फिलहाल तो अपने बग्स के बारे में सोचने के लिए हानली के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वहीं पर टॉर्टोइस भी इन बग्स की वजह से बुरी तरह से तड़प रहा था, क्योंकि वो सारे बग्स उसकी खाल को पियर्स करके साथ ही उसके मुंह के अंदर घुस चुके थे। वो दोनों डीमंस फेंगजी से कह रहे थे कि अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमारी ये हालत ना होती। और उतने में फ्लड ड्रैगन गुस्से में आकर हानली पर अटैक करने कूद गया, मगर हानली अपनी सोड एनर्जी का यूज करके उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिससे फ्लड ड्रैगन की बॉडी पर कई सारे कट्स पड़ गए। और फिर हानली ने अपनी ढेर सारी लाइटनिंग सोड सीधे उसके अंदर पियर्स कर दी, जिसके चलते फ्लड ड्रैगन का किस्सा यहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन तभी वो देखता है कि उस ड्रैगन की बॉडी में मौजूद लाइफ एसेंस बाहर आ चुका है, यानी कि अभी भी इस ड्रैगन के पास सर्वाइवल के चांसेस थे। हानली तो इस छोटे से ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो ड्रैगन फेंगजी से कह रहा था कि मैं तुमसे भी हिसाब बराबर करने वाला हूँ, बस मेरे वापस आने का इंतजार करना। अब उस ड्रैगन को वहाँ से भागता हुआ देखकर हानली ने अपनी सोल वीपिंग बीस्ट को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था, जाओ जाकर उस ड्रैगन का रास्ता रोको। तो सोल वीपिंग बीस्ट ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस फ्लड ड्रैगन के एसेंस को अपनी तरफ खींच लिया, और फिर हानली फटाफट से जाकर उसे कैप्चर कर लेता है। वो ड्रैगन हानली के हाथ में कैद होकर भी उसे धमकी दे रहा था कि मैं एक दिन जरूर तुझे खत्म कर दूंगा। जिस पर हानली कहने लगा, आई होप तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। और फिर हानली ने उसे कंटेनर में कैद कर दिया। दरअसल शेप शिफ्टिंग डीमन का लाइफ एसेंस टूल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए हानली से बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ टॉर्टोइस भी रहम की भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा से कभी किसी ह्यूमन को नहीं खाऊंगा। मगर हानली के बग्स उसकी बॉडी में पूरी तरह से घुस चुके थे। हानली सोचता है कि इन टॉर्टोइस डीमन के पास बहुत ही कमाल की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है, मैं चाहे इस पर कितने भी अटैक क्यों ना करूं, ये खुद को तुरंत ही हील कर लेगा, इसलिए इसे खत्म करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और रही बात फेंगजी की, तो मैं अपनी सेलेस्टियल आइस फ्लेम का यूज करके इस बंदे को खत्म कर सकता
सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उन सेलेस्टियल फ्लेम्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। अगर मैंने उसका यूज किया तो फेंगजी के साथ साथ मेरा भी खेल खत्म हो जाएगा। वहीं पर फेंगजी कह रहा था, ली फेयू तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, और हानली को भी यही लग रहा था कि हाँ वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ मौजूद रेस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा पावरफुल था। उसी वक्त हानली को याद आता है कि जब फेंगजी ने इस रेस्ट्रिक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया था, तब उसने अर्थ की कोर में मौजूद फायर का यूज किया था। शायद इसी वजह से बैरियर अभी भी कायम है, और ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसी पावर का यूज करके फेंगजी विंड एंड थंडर विंग्स को रिफाइन कर रहा था। और फिर हानली की नजर पड़ी उन विंग्स पर। वहीं पर फेंगजी भी समझ गया था कि अब उसके विंग्स खतरे में हैं। तो कहते हैं, ली फेयू विंड एंड थंडर विंग्स अभी भी पूरी तरह से रिफाइंड नहीं हुए। अगर तुमने उन्हें हासिल किया तो हम सबकी मेहनत जाया हो जाएगी। इधर हानली तो बस अपना दिमाग लड़ा रहा था कि कैसे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करेगा। वो सोचता है कि यहाँ मौजूद हर एक बैरियर और फॉर्मेशन इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो अर्थ फायर की सारी पावर को ड्रेन करके इस विंग्स में ऐड करते रहे। तो अगर मैंने ये विंड एंड थंडर विंग्स यहाँ से हटा दिए तो फिर ये अर्थ फायर की स्पिरिचुअल पावर ड्रेन आउट नहीं होगी, जिसके बाद मैं आसानी से इन फॉर्मेशंस को मॉडिफाई कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस विंग्स को मिलने वाली पावर को यहाँ लगे रेस्ट्रिक्शन में डालकर उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो फाइनली हानली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे पता चल गया था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। जिसके बाद हानली ने वहाँ मौजूद हर एक फॉर्मेशन पर अपने फ्लैग सेटअप कर दिए। इधर फेंगजी उससे पूछ रहा था कि ली फेयू एग्जैक्टली तुम करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ कि मेरे विंग्स को छूने की कोशिश मत करना। मगर हानली कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। हानली ने तो वहाँ की सारी एनर्जी को कंट्रोल करने का मन बना लिया था। जिसके बाद हानली विंड एंड थंडर फेदर्स की तरफ आगे बढ़ता है, जो देखते ही फेंगजी की जान तो हलक में आ गई। वो हानली को बता रहा था कि ये विंग्स हद से ज्यादा पावरफुल है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम इन्हें कंट्रोल कर पाओगे। जिस पर हानली कहता है, सीनियर ये आपको किसने बताया कि मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा? शायद आप ये बात भूल गए हो कि मेरे पास ढेर सारे डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग है। जिसके बाद हानली ने वहाँ मौजूद हर एक फॉर्मेशन को ब्रेक करना शुरू किया जिन्हें फेंगजी ने सेटअप किया हुआ था। उसकी लाइटनिंग सोर्स वन बाय वन उन सारे फॉर्मेशंस को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। साथ ही वहाँ पर गिरने वाले बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े उस टॉर्टॉइस को अर्थ फायर में जिंदा ही गाड़ने लगे। जिसके बाद हानली अपनी फ्लावर बास्केट को सीधे उस विंग्स की तरफ रिलीज कर देता है, जो देखकर फेंगजी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हानली उसकी एक नहीं सुनता और फिर उसने उसके विंग्स को अपने बास्केट में भर लिया था। फेंगजी अब अचानक से काफी ज्यादा डर चुका था। वो कह रहा था कि ये तुमने सही नहीं किया। अब विंग्स के रिमूव होते ही यहाँ की अर्थ फायर इरप्ट होकर इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देगी। तुम्हारी बस एक गलती की वजह से पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उन फेदर्स के हटते ही वो पूरी के अचानक से शेक होने लगी। साथ ही साथ हानली वहाँ मौजूद फायर एनर्जी को बैरियर की तरफ ट्रांसफर कर देता है, जिससे फाइनली वो बैरियर ब्रेक हो गया। इधर हानली अपने सारे गोल्डन बक्स को थैले में भर के वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। वो कह रहा था, सीनियर फेंगजी चलो अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। वहीं पर फायर पावर ने टॉर्टॉइस को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके चलते वो उसी में जलने लगा। तब हानली फेंगजी के आसपास लगाई हुई लाइटनिंग सोर्स को कलेक्ट करके वहाँ से रवाना हो गया, जिसके चलते फेंगजी भी आजाद हो गया। तो वो भी हानली को गालियाँ देते हुए उसका पीछा करने लगा। वो कह रहा था, जल्दी से मेरा ट्रेजर वापस कर दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तभी हानली अपने एंशिएंट ट्रेजर से उस पर अटैक कर देता है, ताकि ये ट्रेजर फेंगजी को यहीं पर ट्रैप करके रखे। हानली को पता था कि ये केव भी जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो बड़ी तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर फेंगजी ली फेयू बोल बोल कर चिल्ला रहा था, मगर वो हानली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। ट्रेजर तो दूर ही रहा, उसे तो अब इस ब्रेक हो रही केव से खुद को ही बचाने के मसले हो गए थे। वहीं पर पूरी ब्लैकस्टोन सिटी बुरी तरह से शेक होने लगी, जो देख डीमंस में अफरा तफरी मच गई थी। न जाने कितने सारे डीमंस वहाँ गिरने वाले पत्थरों के नीचे दबके मारे गए। वहीं पर हम एक बहुत बड़े फेदर रेस वाले डीमन को देख पाते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत लगाते हुए थंडर रॉक की विशाल मूर्ति को नीचे गिरने से रोक रहा था। कुछ डीमंस तो उसी थंडर रॉक से रहम की भीख मांग रहे थे, जिसे इनके नए राजा फेंगजी ने खत्म किया है। और फाइनली वो विशाल स्टैचू सीधा उन डीमंस के ऊपर गिर जाता है, जिसके चलते कई सारे डीमंस उसके नीचे क्रश होकर मारे गए। इधर हानली इसी सिटी में मौजूद इंसानों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। ये जगह फेंगजी की केव से थोड़ी सी दूरी पर थी, जिसके चलते यहाँ पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि डीमंस को उठाना पड़ा था। मगर थोड़ी देर में यहाँ के भी हालात बद से बदतर होने ही वाले थे कि उतने में ही हानली वहाँ पर पहुँच गया। उसने इंसानों पर गिरने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरते हुए उनकी मदद की। वो सबको बता रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलो। तो वहाँ मौजूद सभी ह्यूमंस हानली को फॉलो करते हुए समय रहते वहाँ से भाग निकले। और वहीं पर अंधेरे में हमें फेंगजी की आवाज आती है। वो जोर से
चिल्लाते हुए कह रहा था कि ली फेयू मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई जहाँ पर ब्लैकस्टोन सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी डीमंस आइलैंड के कोलैप्स होने की वजह से मारे गए थे और तभी हमें उस मलबे से एक हाथ बाहर निकलते हुए नजर आता है। थोड़ी देर में फैंगजी उस मलबे को ब्रेक करते हुए ऊपर आ चुका था। अपने सिटी की ऐसी हालत देखकर तो उसके खून में ही आग लग गई। साथ ही हानली का पॉइजन अभी भी उसे हर्ट कर रहा था। वहीं पर फैंगजी अपनी डिमोनिक ऑरा का यूज करते उस टॉर्टोइस को भी बाहर निकाल लेता है। इसके पास काफी अच्छी हीलिंग पावर्स होने की वजह से वो अभी भी जिंदा था। वो कहने लगा मिस्टर फैंगजी हमारा दोस्त ड्रैगन वो तो मर चुका है। पता नहीं अब हम उसके सीनियर गोल्डन ड्रैगन किंग को क्या जवाब देंगे। ड्रैगन वो तो मर गया मगर उसका राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर फैंगजी तो ली फेयू बोल बोल कर अपनी छाती पर जोर जोर से हिट कर रहा था जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। वो कहता है सीनियर थंडर रॉक आपने एकदम सही बोला था। हम डीमन रेस है और हमने डीमंस जैसे ही बर्ताव करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर फैंगजी की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी जो देख टॉर्टोइस कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो अब तो मुझे आपसे भी डर लग रहा है। और तभी उस पावरफुल ऑरा से टॉर्टोइस काफी पीछे पुश हो गया। अब यहाँ पर हमें उस ऑरा को चीर के एक डीमन बाहर आते हुए नजर आता है। वेल ये था फैंगजी का रियल फॉर्म और ये 9वीं रैंकिंग वाला विंड ब्रेकर बीस्ट है। वो कह रहा था कि हम डीमंस है तो अब डीमंस जैसे ही बर्ताव करेंगे। साथ ही वो खुद को कोसते हुए कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ था जो कि अपना शेप बदल कर एक इंसान बन गया। मुझे लगा था कि मैं अपनी दुनिया में इंसानों को भी पनाह दूंगा मगर नहीं ये दुनिया हमारी थी और हमेशा हमारी रहेगी। जिसके बाद वो अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी को ट्रेस करता है और उसे देखते ही एक ही सेकंड के अंदर उसकी आंखों से रेड ऑरा रिलीज होने लगी क्योंकि उसने अपनी जानी दुश्मन ली फेयू को ढूंढ लिया था। इसीलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ हानली को कैप्चर करने रवाना हो गया। इधर हानली को लगता है कि मैं एक दिन में हजारों मीलों का फासला तय कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब फैंगजी मेरे पीछे नहीं आएगा। लेकिन उतने में ही हानली की बॉडी में मौजूद विंड स्पिरिट एनर्जी अचानक से एक्टिवेट हो गई। वो एनर्जी उसके कोर को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। उस पेन को महसूस करते ही हानली समझ गया कि फैंगजी रिकवर हो चुका है मगर उसके ठीक होते ही उसने हानली की हालत खराब कर दी थी। अब वो अचानक से घायल होकर नीचे गिरने लगा और ये वही सीन है जो शायद हमने पिछले एक एपिसोड में देखा हुआ था जहाँ पर कई सारे डीमंस एक फ्रूट को हासिल करने के लिए जमा हो गए मगर तभी हानली वहाँ जाकर उनके सामने ही पटक गया जिसके चलते वो सभी डिमोनिक बीस्ट उस फ्रूट को छोड़कर हानली को ही घूरने लगे। वहीं पर हानली कह रहा था सॉरी आप लोग कंटिन्यू करो मगर वो डीमंस तो उसके पीछे ही लग गए। वो उस पर लगातार हमले किए जा रहे थे तो हानली भी उन्हें डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगा। वो सोचता है कि फैंगजी इतनी दूर होने के बावजूद भी वो अपनी विंड स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी उससे दूर नहीं जा पाऊंगा और ना ही वो मेरा पीछा छोड़ने वाला है। तेरी की मैंने उसी वक्त सेलेस्टियल आइस बीड को ब्लास्ट करने का रिस्क उठा लेना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे फैंगजी के खौफ से डर के भागना तो नहीं पड़ता। और अब हानली ने अपने ट्राइडेंट को समन करते हुए इन बीस्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उसने 10,000 स्पिरिचुअल मिल्क को भी कंज्यूम करके खुद को हील कर लिया। इतना ही नहीं उसे इन डीमंस के मुसलसल हमलों से बचने के लिए अपनी 5 कलर कॉपर रिंग्स का भी यूज करना पड़ा। फैंगजी के होते हुए वो तो अब आउटर सी ऑफ स्टार में एक पल भी रह नहीं सकता था। साथ ही साथ फैंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी भी उसे लगातार टॉर्चर करती रहेगी। और तभी हानली को याद आता है कि इनर सी के मेलोडियस सेक्ट के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। वो सोचता है कि अगर मैं जैसे तैसे वहाँ पहुँच गया तो मेरे बचने के चांसेस हैं। मगर उतने में वहाँ पर ब्लू कलर की इवल ऑरा एक क्लाउड जैसे जमा हो गई थी जिसे देख हानली भी थोड़ा सा शॉक हो गया कि आखिर ये क्या चीज है। और फिर उसी ऑरा में से हानली पर हजारों स्लैशेस हिट हो गए तो हानली अपनी लाइटनिंग सोर्ड को रिलीज करके उन अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और तभी उस ऑरा में से फैंगजी बाहर आ गया। इधर हानली ने तो भागते हुए सीधे समंदर में जंप लगा दी थी। साथ ही साथ वो फैंगजी से बचने के लिए अंडर वाटर जाकर वहाँ पर टैलिस्मान के कई सारे ब्लास्ट करने लगा। इस तरह से हानली ने समंदर में रहने वाले बीस्ट को डिस्टर्ब किया था। उसका बस इतना मकसद है कि फैंगजी का वक्त इन बीस्ट के साथ फाइट करते हुए जाया हो जाए। अब उसने की हुई उस ब्लास्ट में कई सारे सी बीस्ट मारे जा रहे थे जिससे वहाँ पर भी अफरा तफरी मच गई। तब तक फैंगजी ने भी पानी के अंदर जंप लगा दी। उसके लिए तो इतने सारे बीस्ट में भी हानली को ढूंढना काफी ज्यादा आसान था मगर तभी सी बीस्ट उस पर हमले करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक ही पल में फैंगजी ने उस पूरे बॉटम को लहूलुहान कर दिया था। उसने तो अपना सारा गुस्सा इन सी बीस्ट पर ही उतार दिया। इधर हानली को ना चाहते हुए भी पानी से ऊपर आना पड़ा क्योंकि उसे पता था कि सी बीस्ट का यूज करने से भी वो फैंगजी को रोक नहीं पाएगा। तब तक फैंगजी भी
पानी से बाहर आकर अपना पंजा आगे बढ़ा देता है, मगर बस हल्के से डिस्टेंस ने हानली को उसके जाल में फंसने से बचा लिया। और उसी वक्त फेंगजी को भी तकलीफ होने लगी, क्योंकि हानली के पॉइजन से वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुआ था। और उतने में यहाँ पर हमें एक और डीमन की आवाज आती है। वो गुस्से में पूछ रहा था कि मेरे समंदर में तांडव करने की हिम्मत किसकी हुई। और अब देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस पानी से ऊपर आने लगा। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स ने उस पूरे इलाके को घेर लिया था। तो हानली उन्हीं के बीच में से तेजी से गुजरने लगा। तभी वो डीमन कहता है, फेंगजी तुम फेदर ड्रेस के डीमन होकर भी मेरे इलाके में घुस आए। चलो आए तो आए, लेकिन ऊपर से तुमने मेरे ही सी रेस के डीमंस के चिथड़े उड़ा दिए। शायद तुम्हें हमारे साथ जंग शुरू करनी है। जिस पर फेंगजी कह रहा था कि तू भाड़ में जा, तेरे साथ बकवास करने के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। और फिर वो अपनी ब्लेड्स को रिलीज करके उन सारे टेंटिकल्स को कट करके आगे बढ़ता है। जो देख उस ऑक्टोपस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए फेंगजी पर अटैक करने लगा। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे बच्चों पर हमला क्यों किया। अब उस सी बीस्ट की थंडर पावर की वजह से फेंगजी घायल हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए हानली उसे चकमा देकर निकल जाता है, जिससे तो फेंगजी हद से ज्यादा भड़क गया था। इसलिए वो जल्दी से अपने शार्प स्लैशेस को रिलीज करते हुए सी बीस्ट के टेंटिकल्स को काट कर आजाद हो चुका था। मगर वो हानली का पीछा नहीं कर पाता, इसलिए उसे वही के आइलैंड पर रुकना पड़ा। वो हानली से पूछ रहा था कि कमीने बता तूने मुझ पर कौन सा पॉइजन यूज किया है। उस स्टूपिड पॉइजन की वजह से मैं अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा। मगर हानली भला इसका जवाब क्यों ही देगा। फेंगजी सोचता है कि जैसे मैं अपनी मैजिकल पावर का यूज कर रहा हूँ, वो पॉइजन मुझ पर हावी होता जा रहा। ली फेऊ को मारो गोली, पहला तो मुझे इस पॉइजन के मसले को हल करना होगा। जिसके बाद वो विंड एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद को हील करने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए हानली को बता रहा था कि बस आज न कल मैं मेरे विंड एंड थंडर विंग्स को जरूर से हासिल करूंगा। इधर हानली एक लंबा सफर तय करते हुए काफी दूर पहुंच गया था। वो कई महीनों तक ट्रैवल करते हुए फाइनली एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि काफी दिनों से मेरी बॉडी में मौजूद फेंगजी की विंड स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट नहीं हुई, यानी कि मैं उससे काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ। साथ ही वो प्लेस भी हानली को फिलहाल के लिए सेफ लग रहा था, इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पर अपना फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। जिसके बाद हानली ने फ्लड ड्रैगन और टॉर्टोइस की स्टोरेज बैग चेक की, जिसमें से हानली को ढेर सारा रेयर मटेरियल हासिल हुआ था, जिनमें से सबसे स्पेशल है जेट ब्लैक टर्टल शेल और तो और उसे 100 से भी ज्यादा क्रिम्सन स्केल भी हासिल हो गई थी। और अब हानली ने इन सबसे खास विंड एंड थंडर विंग्स को बाहर निकाल लिया। उसे याद आता है कि फेंगजी ने उसे विंग्स लेने से मना किया था, क्योंकि ये विंग्स पूरी तरह से रिफाइंड नहीं हुए थे। साथ ही फेंगजी ने बताया कि तुम्हारे पास विंड एंड थंडर की पावर नहीं है, तो तुम कभी भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मगर हानली भला उसकी किसी भी बात पर यकीन क्यों ही करेगा। वो कहने लगा, सीनियर आपने मुझे उल्लू बनाने की बहुत कोशिश की, मगर अब मैं आपके झांसों में नहीं फंसने वाला। आपने बताया था कि मेरे पास ना ही विंड पावर है और ना ही थंडर, यानी कि इनमें से अगर एक भी पावर मेरे पास रही तो मैं इन्हें यूज कर पाऊंगा। मगर अभी तक ये फीचर्स पूरी तरह से रिफाइंड नहीं हुए, जिसके चलते शेप भी नहीं ले पा रहे। तो अगर मैंने खुद ही रिफाइन किया तो ये मुझे ही अपना मास्टर बना लेंगे। इसलिए हानली उन्हें हवा में रिलीज करते हुए अपने ब्लड ड्रॉप को उन विंग्स में ऐड कर देता है, जिससे हानली का ब्लड पूरी तरह से उन विंग्स के साथ मर्ज हो गया। और फिर हानली ने तुरंत ही उन्हें रिफाइन करना शुरू कर दिया। उसे बस अपने वुड एट्रीब्यूट से विंड एंड थंडर को स्टेबल करना है। वो देख पा रहा था कि वो विंग्स बड़ी ही तेजी से थंडर एंड विंड को एब्सॉर्ब किए जा रहे, साथ ही उनका आपस में कनेक्शन भी बन गया था। और फिर वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होकर वो विंग्स पूरी तरह से रिफाइंड हो गए। उन फेदर्स में कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी। तो हानली डिसाइड करता है कि अब वो इन विंग्स को ट्राई आउट करेगा। जैसे उसने उन विंग्स को अपने पास समन किया, वो सीधे जाकर उसकी पीठ पर चिपक गए। हानली तो इन विंग्स को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो सोचता है कि फेंगजी ने इन फेदर्स को रिफाइन करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। तो चलो अब देखता हूँ कि ये फेदर्स रियल में कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अब इन्हें यूज करने के लिए हानली को थंडर पावर की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हानली ने चुटकी बजाते ही अपने डेविल बेन लाइटनिंग को एक्टिवेट कर दिया और फिर हानली फ्लाई करना शुरू कर देता है। शुरू में तो बर्फ की चट्टानों को चीरते हुए बाहर निकल गया। दरअसल वो इन विंग्स को सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जैसे तैसे ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते वो माउंटेन की क्लिफ पर जाकर सही टाइम पर रुक गया था। हानली सोचता है कि मुझे कुछ समझने से पहले ही मैं काफी दूर चला गया था, चलो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। और फिर जैसे उसने डेविल बेन लाइटनिंग को एक्टिवेट किया, वो विंग्स उसे हवा से भी तेज रफ्तार से उड़ाने लगे। साथ ही हानली को अपने सामने पोर्टल जैसी कुछ चीजें
नजर आ रही थी, वे अलग अलग लोकेशन से, जिसमें एंटर करते ही हानली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस जगह पर पहुंच जाएगा। ये नजारा देखकर तो हानली के होश ही उड़ गए, इसलिए अब उन्हीं में से एक पोर्टल को सिलेक्ट करता है और उसके ऐसा करते ही वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया। हानली ने एक सांस भी पूरी तरह से नहीं ली थी और उससे पहले वो कई मीलों दूर तक पहुंच गया। इन फेदर्स का विजन स्पीड ऑर्डिनरी नेसेंट सोल के कल्टीवेटर से भी ज्यादा तेज था। यही वजह है कि फेंगजी ने इन फेदर्स को रिफाइन करने में इतनी कड़ी मेहनत की। हानली कहता है कि इन फेदर्स के साथ तो मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कोई भी कल्टीवेटर मुझे आसानी से कैच नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।